हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज डे 7 ऑफ लास्ट माइल रिवीजन सीरीज। आज हम लोग क्या करेंगे? लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कुछ क्वेश्चंस को किए थे। आज हम लोग कुछ एडवांस क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके बाद ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। हाई वेटेज चैप्टर है, इसीलिए अच्छे से फोकस करके इसका रिवीजन आप लोग ध्यान से करें। तो चलिए स्क्रीन पे शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो 6 में क्या बोलता है? सबसे पहले बोलता है अल्फा लिमिटेड हैज फर्निशेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये इन्फॉर्मेशन पहला, अर्निंग पर शेयर दे दिया आपको 4 रुपए, यानी ये ईपीएस दे दिया आपको, है ना। डिविडेंड पे आउट रेशियो दे दिया 25%, यानी आप डी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे? यदि 4 रुपए आपका अर्निंग है, इसका 25% डिविडेंड है, यानी कितना हो जाएगा आपका? 1 रुपए का डिविडेंड हो जाएगा। मार्केट प्राइस पर शेयर यानी P0 आपको दे दिया, प्राइस पर शेयर 50 रुपीज दे दिया। रेट ऑफ टैक्स दे दिया, यानी ये टी का वैल्यू दे दिया। उसके बाद ग्रोथ रेट इन डिविडेंड दे दिया, यानी ये जी का वैल्यू दे दिया, कितना? 0.10। टैक्स दे दिया 0.30। बोलता है कंपनी वांट्स टू रेज एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख इंक्लूडिंग डेप्ट ऑफ रुपीज 4 लाख। कंपनी 10 लाख का कैपिटल रेज करना चाहता है, जिसमें 4 लाख रुपए वो क्या करेगा? डेप्ट से रेज करेगा। द कॉस्ट ऑफ डेप्ट बिफोर टैक्स इज 10%। 10% कॉस्ट ऑफ डेप्ट होगा टैक्स के पहले, यानी प्री टैक्स का जो है कॉस्ट ऑफ डेप्ट वो 10%, मतलब ये आप टैक्स बाद दे देते हो तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट कुछ और होगा। 2 लाख रुपए का आप 10% रेट वाला इंटरेस्ट पे आप बोरो कर रहे हो, और 15% करोगे यदि आप उसके बियॉन्ड डेप्ट लेते हो तो। बोलता है कंप्यूट द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेप्ट एंड ऑल्सो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो 4 लाख का डेप्ट में यदि आप 2 लाख का डेप्ट ले रहे हैं 10% का, तो रिमेनिंग 2 लाख कितना का लेंगे? वही 15% वाला। तो अब मैं इसे कैलकुलेशन पे आता हूँ, एक एक करके आपको बताऊंगा कि कैसे इसका प्रेजेंटेशन करना है। तो आते हैं इसके सॉल्यूशन के क्वेश्चन नंबर 6 पे। सबसे पहले आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आप एक बार लिख लीजिए आपके काम के लिए। ई इक्वल्स टू अर्निंग। अर्निंग कितना है आपका? अर्निंग आपका है 4 रुपया। तो अर्निंग पर शेयर हो गया आपका 4 रुपया। डी इक्वल्स टू हो गया अर्निंग का 25%, यानी 4 इंटू 25%, यानी ₹1 आएगा। इसके बाद डिविडेंड पे आउट रेशियो हो गया मार्केट प्राइस पर शेयर, यानी P0। P0 आपका कितना दिया हुआ है? P0 का वैल्यू दिया हुआ है आपका 50 रुपीज 50। ग्रोथ रेट इन डिविडेंड भी दे दिया 0.10 का। इसके बाद टैक्स रेट है आपका 30%। ठीक है, टैक्स रेट तो इक्विटी में कोई काम का है नहीं, टैक्स रेट आपको जो लगेगा वो आपके डेप्ट के लिए लगेगा। तो टी इक्वल्स टू 0.30। तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उससे पहले आप सबसे पहले क्या कर लेंगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड कर लेंगे, है ना, यानी के ई आप फाइंड कर लीजिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को के ई कहते हैं, के ई अपने फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? D0। आपके पास ये जो डिविडेंड है D0 है, ठीक है। आपको करना है 1 + G, क्योंकि ग्रोथ रेट है इसमें। यहाँ पे मार्केट प्राइस को P0 प्लस ग्रोथ रेट। तो डिविडेंड आपका कितना है? 1 रुपये का, और इसमें ग्रोथ होगा 10% का, डिवाइडेड बाई आपके P0 50 रुपी प्लस 0.10। तो आ जाएगा ऊपर में 1.1 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 0.1, यानी 0.122, यानी 12.20% का आपका क्या होगा? के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगा 12.20%। ये के ई निकला। अब आप देखेंगे तो क्या बोला था कि कंपनी को टोटल कितना का फंड चाहिए? फंड रिक्वायर्ड है ₹10 लाख का। अब कंपनी इस 10 लाख को कैसे रेज करा पता है? एक पोर्शन तो वो डेब्ट के लिए रख रहा है, एक पोर्शन रख रहा है आपके इक्विटी के लिए। तो कितना डेब्ट के लिए रख रहा है? ₹4 लाख डेब्ट में रख रहा है। तो इक्विटी कितना रखेगा? ₹6 लाख का। अब यहाँ पे रिटेन अर्निंग फिर इक्विटी ऐसे कोई ब्रेकअप नहीं है, तो अपने लोग ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो फाइंड की है वो सिर्फ इक्विटी के लिए ही यूज करने वाले हैं। इसका फिर फर्दर ब्रेक नहीं करेंगे कि रिटेन अर्निंग इसमें कितना पोर्शन है। अब 4 लाख का फिर ये लोग दो पार्ट किया है, मैंने पहले भी आपको इस तरह का प्रेजेंटेशन दिए है। तो 10% डेप्ट है और एक है 15% डेप्ट। 10% डेप्ट जो वो रेज कर रहा है 2 लाख का कर रहा है, और टोटल मुझे जो चाहिए डेप्ट वो 4 लाख का है। तो 2 लाख का यदि 10% डेप्ट है तो रिमेनिंग 2 लाख का कितना हो जाएगा? 15% डेप्ट। अब आप क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ डेप्ट भी फाइंड कर लो। ये रिडम्पशन वाला नहीं है, ये आपके रिडम्पशन का इन्फॉर्मेशन रहता है तो फिर उस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बेसिस से फॉर्मूला में चेंज करते हैं, बट ये इरिडीमेबल है तो आपको कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या करना है? आफ्टर टैक्स फाइंड कर लेना है। तो कैसे फाइंड करते हैं? केडी आफ्टर टैक्स। तो आपके लिए पहला तो है एट द रेट 10% वाला, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? आई 1 - टी। तो आई रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 1 - टैक्स है आपका 30%, तो यानी कितना हो जाएगा आपका? 7% हो जाएगा। जो 10% प्री टैक्स है, पोस्ट टैक्स वही हो जाएगा आपका 7% कॉस्ट ऑफ डेप्ट। एक और आपके पास है वो है 15% वाला। तो 15% 1 - 0.30, तो 15 - 30%, यानी बच गया 10.5%, 10.50% हो गया। आपको बोला था कॉस्ट ऑफ डेब्ट फाइंड कर लो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड कर लो, और उसके बाद वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करो। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो टेबल लगता है, मैं टेबल बना के फिर आपको समझाता हूँ। तो ये फॉर्मेट हो गया, यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC को वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। ये होता है सोर्स, ये हो जाएगा अमाउंट, ये हो जाएगा वेट, वेट को W से डिनोट करते हैं। फिर K0 का मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो जो आप ले रहे हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, प्रेफरेंसेस जो भी हो,
फिर हो जाएगा WACC। कैसे निकलता है? तो आपका मान लीजिए सोर्स का नाम 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाता है? 3 इंटू 4 हो जाएगा। मैंने बहुत सारे आपको समझाया भी है। तो सोर्स में आपके पास कौन कौन से सोर्स है, इसको आपको यहाँ पे लिखने होंगे। सबसे पहले इक्विटी है। इक्विटी आपके पास कितने का था? 6 लाख का था। फिर आपका था 10% डेप्ट। फिर आपका था 15% डेप्ट। 10% डेप्ट 2 लाख का था और 15% 2 लाख का। वेट कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले इनका टोटल करना पड़ता है। ये टोटल 10 लाख हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 0.60। कैसे निकाल रहा है? 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, मतलब इंडिविजुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। फिर आपका 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख करेंगे तो 0.20, 0.20। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना था? कॉस्ट ऑफ इक्विटी था 12.2%, 12.20%। कॉस्ट ऑफ डेब्ट लेंगे बट आफ्टर टैक्स लेंगे। अब जो वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल रहे हैं वो आफ्टर टैक्स पे निकाल रहे हैं, ध्यान रखेंगे। तो आफ्टर टैक्स पे निकाला है तो ये हो गया 7% वाला और ये हो गया 10.50%। अब 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में जो आएगा निकल जाएगा, इसको टोटल कर लेंगे, वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा, है ना? तो मल्टीप्लाई करते हैं। 12.20 मल्टीप्लाई बाय 0.6 यानी 7.32%। फिर आपका आ गया 7 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 1.40%। इसके बाद 10.5 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 2.10%। लास्ट कॉलम को ऐड कर दे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। तो 7.32 प्लस 1.4 प्लस 2.1 यानी 10.82% आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10.82%। तो ये सम्स कंप्लीट हुआ। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बोलता है मेजर्स नव्या कॉर्पोरेशन हैज अ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ 40% डेप्ट। यहाँ पे 40% डेप्ट है और 60% इक्विटी है, मतलब डेप्ट और इक्विटी का वेट निकाल के आपको दे दिया। द कंपनी इज प्रेजेंटली कंसिडरिंग सेवरल ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स कंसिस्टिंग लेस देन 20 लाख। तो कंपनी चाहता है कि 20 लाख से नीचे का वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। अब वो 20 लाख का इन्वेस्टमेंट के लिए प्रपोजल तो दे तो दिया, जिसमें 40% डेप्ट और 60% जो होगा वो इक्विटी होगा। बोलता है और उसके बाद क्या होता है? द कॉर्पोरेशन ऑलवेज रेजेस द रिक्वायर्ड फंड विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स प्रेजेंट डेब्ट इक्विटी मिक्स। कंपनी कभी भी ये डेब्ट इक्विटी मिक्स को चेंज नहीं करता है और फंड रेजिंग करता है, ये ध्यान में रखते हुए कि मेरा ये डेब्ट इक्विटी रेशियो चेंज नहीं होगा। अब नीचे क्या बोला? द कॉस्ट ऑफ रेजिंग डेब्ट एंड इक्विटी आर एज अंडर। धीरे कॉस्ट ऑफ डेब्ट के साथ साथ कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी चेंज हो रहा है जैसे जैसे मेरा डेब्ट इंक्रीज हो रहा है। तो बोलता है अज्यूमिंग द टैक्स रेट इज 50%, यानी कॉस्ट ऑफ डेब्ट वाले से टैक्स माइनस कर दोगे तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट भी आ जाएगा। Cost of capital of the two proposal, cost of capital of the two project X and Y, whose fund requirement is 6.5 lakh and 14 lakh respectively। तो बोलता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा दो प्रोजेक्ट का, जो एक्स और वाई प्रोजेक्ट है। ये तुम्हारा फंड का रिक्वायरमेंट 6.5 लाख का है और तुम्हारा फंड का रिक्वायरमेंट वाई वाले प्रोजेक्ट के लिए क्या है? 14 लाख का है। तो अपने क्या करेंगे? एक्स के लिए अलग से कैलकुलेशन कर लो, वाई के लिए अलग से कैलकुलेशन कर लो और उससे तुम पता कर पाओगे कि तुम्हारा कौन सा प्रपोजल जो है बेनिफिटेड होगा, मतलब कौन। देखो इस सम्स को करने का ना एक बहुत छोटा सा यूनिक तरीका है, मतलब ट्रिक बोल सकते हो उसको, हिडन ट्रिक बोलेंगे। ऐसे सम्स को देख के कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई मैं 2 लाख तक का प्रोजेक्ट कॉस्ट रखूंगा तो मेरा कॉस्ट ऑफ डेब्ट ये है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये है। मुझे एक्चुअली मुझे इसमें करना क्या होगा और कैसे मैं इसका शुरुआत करूंगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आईसीआई वाले जो सॉल्यूशन मॉडल है वो तरीके बहुत ही अलग है। उस तरीके से आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि वहां पे उन्होंने कैलकुलेशन तो किया है, लेकिन ये कंप्लीटली आपको नहीं समझ में आएगा कि ये कैलकुलेशन इतना लंबा करने का क्या फायदा था, क्यों किया गया। तो मैं आपको एक हिडन ट्रिक बता रहा हूँ जिसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन के उस जड़ तक पहुंच जाएंगे जहां से आपका आंसर तो ऐसे फट से निकल जाएगा, है ना? तो क्या है वो ट्रिक? देखिए आपका प्रोजेक्ट एक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कितना है? 6.5 लाख का है। अब 6.5 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्ट कहां पे आपको दिखता है? तो आप देखिए इस टेबल के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखोगे तो आपको बोलता है कि यदि आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट अप टू 2 लाख होगा, बट मेरा प्रोजेक्ट कॉस्ट 2 लाख तक नहीं है। मेरा प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है? 6.5 लाख है। तो ना वो इस टेबल के रेंज में आ रहा है, ना 2 लाख से 5 लाख के रेंज में आ रहा है। मतलब मेरा जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट एक्स में होने वाला है वो इस रेंज के अंदर है, 5 लाख से ज्यादा और 10 लाख से कम। तो मैं एक्स के लिए जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बियर कर सकता हूँ ना वो यही हो सकता है। तो इसी का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड कर लो। एक्स के लिए इस लेवल पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलेगा और तुम कहीं से नहीं फाइंड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 2 लाख तक में मैं ये ऊपर वाला भी चूज़ कर लूँ, उसके सेकंड वाला भी चूज़ कर लूँ, ऐसा नहीं। ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है और ये 2 लाख सिर्फ कॉस्ट ऑफ डेब्ट के लिए नहीं बोला गया, वो ओवरऑल प्रोजेक्ट के कॉस्ट के लिए बोला गया। पीछे जो सम्स किए थे उसमें कॉस्ट ऑफ डेब्ट के लिए बोला गया था। इतना तक का डेब्ट लोगे तो इतना परसेंटेज कॉस्ट पड़ेगा, इससे ऊपर डेब्ट जाओगे तो इतना परसेंट। यहाँ वो नहीं है, लाइनिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ ओवरऑल प्रोजेक्ट का कॉस्ट बताया है, नॉट ओनली डेब्ट का, है ना? तो अपने लोग क्या करेंगे? यहाँ पे जो थर्ड वाले पैरामीटर है जिसमें 5 लाख से ज़्यादा क्या करेंगे? फंड रेज़िंग करेंगे और 10 लाख तक करेंगे। ये तो आपके प्रोजेक्ट एक्स में दिख रहा है, तो प्रोजेक्ट एक्स का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसी लेवल पे अपने लोग फाइंड करते हैं। तो मैं टेबल बनाता हूँ फिर समझाता हूँ। देखिए टेबल हो गया, तो ये हो जाता है आपका सोर्स, ये हो गया आपका अमाउंट, ये हो जाएगा आपका वेट, वेट को डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। फिर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल और उसके बाद WACC ऊपर में हेडिंग डालेंगे, कैलकुलेशन फॉर WACC फॉर प्रोजेक्ट एक्स। ये भी आप आफ्टर टैक्स फाइंड कर रहे हो, ये बिल्कुल नहीं आपको ध्यान मतलब ध्यान से निकालना है कि आफ्टर टैक्स कर रहा हूँ कि बिफोर टैक्स में लिखूँ कि ना लिखूँ, लिख दीजिएगा। ये तो मान लीजिए आप आफ्टर टैक्स में कर रहे हैं
और आईसीआई वाले ने क्या किया, बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन करके दिखा दिया। तो आपका ये assumption तो है, तो आप यहाँ पे आफ्टर टैक्स लिख के कर ले, क्योंकि क्वेश्चन में बोल देगा तो ठीक है, नहीं बोला तो अपने हिसाब से कर रहे है ना। सोर्स में आपका पहले क्या आ गया, पहले इक्विटी हो जाएगा और फिर हो जाएगा डेप्ट। तो डेप्ट इक्विटी मिक्स क्या है, आपके 40% डेप्ट है, 60% इक्विटी है। तो आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट तो 6.5 लाख का है एक्स वाले के लिए, उसका 40% आपका डेप्ट हो जाएगा। तो आप फाइंड कर ले 6.5 मल्टीप्लाई बाय 40%। इसका ऐसे जरूरत नहीं था, बट मैं फिर भी आपको अमाउंट समझाने के लिए करवा दे रहा हूँ। ये 2.60 लाख का हो जाएगा। तो ऊपर कितना बचेगा, 6.5 में 2.60 माइनस कर दो, यानी 3.90 लाख का क्या होगा, ये रुपीज इन लैक्स है, ठीक है, ये इन लैक्स है। तो 3.90 लाख का आपका इक्विटी है, 2.60 का आपका डेप्ट है। बोलोगे सर इसका जरूरत क्यों नहीं था, इसका टोटल करोगे तो 6.5 लाख आ रहा है, लेकिन आपको वेट निकालने के लिए जरूरत पड़ता है, वेट तो सम्स में ही दे दिया। ये 0.60 आपका इक्विटी का वेट है, 0.40 आपका डेप्ट का वेट है। अब कॉस्ट क्या है, इक्विटी का कॉस्ट देखिएगा तो इस लेवल पे आपका इक्विटी 14% का है और डेप्ट 12% का है। इक्विटी हो गया आपका 14%, डेप्ट 12% का है, बट आपको इसमें से टैक्स माइनस करना पड़ेगा। टैक्स कितना परसेंटेज है, टैक्स रेट इज 50%, यानी 50% आप इसमें से टैक्स बात दे दोगे तो 50% आपका बचता है। तो 12 का 50% कितना, 6%। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, लास्ट कॉलम में लिखो, तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 14, यानी 8.4%। दूसरा हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी 2.4%। दोनों ऐड कर दो, यानी 10.80%। यानी आप प्रोजेक्ट एक्स के लिए जो इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं, वहां पे आपका कॉस्ट क्या पड़ेगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10.80% होगा। तो ये एक्स वाले का कैलकुलेशन हो गया। उसी तरीके से आप वाई वाले पाएंगे, वाई में इन्वेस्टमेंट मैं कितना कर रहा हूँ, वाई का इन्वेस्टमेंट मैं 14 लाख का कर रहा हूँ। तो देखो जो सबसे लास्ट प्रोजेक्ट कॉस्ट का टेबल में दिया हुआ ना वैल्यू, जैसे 10 लाख से 20 लाख के बीच वाला, आपको वो वाले वैल्यू से कैलकुलेशन करना पड़ेगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि ये अलग अलग ना क्या है, रेंज दिया हुआ है। तो अपने रेंज बाउंड होकर ही ये सबसे कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। तो मैं प्रोजेक्ट वाई के लिए भी सेम टेबल बनाता हूँ, फिर समझाऊंगा। ये प्रोजेक्ट वाई का टेबल बन गया, क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ WACC फॉर प्रोजेक्ट वाई, ये भी आफ्टर टैक्स है। ये हो गया आपका अमाउंट रुपीज, और ये इन लैक्स है। उसके बाद आपका हो जाएगा वेट, उसके बाद कॉस्ट ऑफ, मतलब ओवरऑल आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जीरो, और ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले आपके होंगे इक्विटी, फिर होंगे आपके डेप्ट। तो आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है 14 लाख का, तो 14 लाख का 60% आपका इक्विटी है, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 60%, यानी 8.40 लाख का आपका इक्विटी है। तो 40% डेप्ट यानी 5.60, ये टोटल हो गया आपका 14 लाख का। आपके रेशियो क्या हो जाएंगे, 0.60 के आपके वेट हो गए इक्विटी के, 0.40 आपके वेट हो जाएंगे डेप्ट के। अब आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी पहले से ही देखे हो कितना दिया हुआ है सम्स में, 14.5% इक्विटी कॉस्ट, तो 14.50%। डेप्ट का कॉस्ट बताया 13%, बट आफ्टर टैक्स आपको फाइंड करना है ना। तो 13% मल्टीप्लाई बाय 50%, क्यों, क्योंकि 50% तो टैक्स है। तो 6.5%। अब आपस में मल्टीप्लाई करो, लास्ट कॉलम निकल जाएगा। तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 14.5, यानी 8.70% कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना। तो 6.5 मल्टीप्लाई बाय 0.4, यानी 2.60%। ऐड कर दो इनको, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड हो गया 8.7, 2.6, यानी 11.30%। ये हो गया प्रोजेक्ट वाई का कॉस्ट। तो मैंने पहले वाले का सॉल्यूशन कर दिया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ टू प्रोजेक्ट एक्स एंड वाई क्या होगा। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको फाइंड करना होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट सिर्फ इक्विटी अलग डेप्थ अलग नहीं बताओगे, वो ओवरऑल पूछ रहा है, प्रोजेक्ट वाई से पूछ रहा है ना, तो ओवरऑल पूछ रहा है। यानी आपका पहले वाले का तो आंसर हो गया। दूसरा क्या पूछता है, इफ द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू गिव आफ्टर टैक्स रिटर्न ऑफ 10%, यदि प्रोजेक्ट आपको 10% आपको आफ्टर टैक्स रिटर्न देगा, तो कौन से कंडीशन में किसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब आप आ जाओ, आप देखोगे तो आपने दो कैलकुलेशन किए थे, कौन कौन से कैलकुलेशन और किसके बेस पे किए थे। आपने ये अबव 5 लाख टू 10 लाख का कैलकुलेशन किया, आपने अबव 10 लाख टू 20 लाख का कैलकुलेशन किया, लेकिन कहीं पे भी आप देखोगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% के नीचे नहीं था। इस वाले में 10.80% था एक्स वाले के लिए, और वाई वाले के 11.30% थे। यानी मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, प्रोजेक्ट एक्स और वाई में जितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे थे उतना इन्वेस्ट करेंगे, तो आपका जो डिजायर रिटर्न मिल रहा है ना 10% का, वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। तो इसका मतलब नीचे, इससे नीचे का आपको इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होगा। तो आप आ जाइए, एक बार क्या कैलकुलेशन करेंगे, 2 लाख से ज्यादा और 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट चेक करेंगे कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आता है, ये आपका वर्किंग होगा। यदि वहां पे 10% के नीचे आ गया या 10% तक भी आ गया, तब तो मैं 5 लाख तक ही इन्वेस्टमेंट करना पसंद करूंगा, क्योंकि मेरा डिजायर रिटर्न जो वो 10% ही मुझे मिल रहा है। तो मैं कैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेयर कर पाऊंगा उससे हायर, है ना। तो आइए इसका कैलकुलेशन बताता हूँ। तो रोमन 2 में कैलकुलेशन ऑफ WACC फाइंड कर लेंगे, कौन कौन से लेवल का, आप स्टार्टिंग दोनों लेवल का फाइंड कर लो। तो अप टू 2 लाख का यदि आपका इन्वेस्टमेंट है तो
तो कैसे निकालेंगे? आप निकालोगे वेट ऑफ डेब्ट यानी WD मल्टीप्लाई बाय आपका कॉस्ट ऑफ डेब्ट KD, ये भी आफ्टर टैक्स प्लस वेट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बस ये तरीका आप अपना लो, फट से निकल जाएगा आपका वैल्यू। तो वेट ऑफ डेब्ट कितना था? 40% था यानी 0.40। कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितना है? कॉस्ट ऑफ डेब्ट बताता है आपका 10% का, बट आफ्टर टैक्स लेना है तो 5% लेंगे। प्लस आपका इक्विटी कितना? 60% यानी 0.60 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना? सम से कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है 12%। तो यानी ये आ जाएगा 5 का 0.4, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.4 यानी 2% प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 0.6, 7.2% यानी 9.2% आ रहा है। ये तो आपका यदि आप 2 लाख तक इन्वेस्ट करते हैं। अब आते हैं अप टू 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट पे। तो आपका डेब्ट और इक्विटी का मिक्स अभी भी वही है, बस कॉस्ट चेंज हो रहा है। 11% का डेब्ट, 13% का इक्विटी। तो आपका हो जाएगा 0.40 मल्टीप्लाई बाय 11 का 50% यानी 5.5% प्लस इक्विटी 0.60 और उसका इक्विटी कॉस्ट है 13%। तो कैलकुलेशन निकालते हैं। 5.5 मल्टीप्लाई बाय 0.4 यानी 2.20% प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 13 यानी 7.8%। तो 7.8 प्लस 2.2 एग्जैक्टली 10%। यानी आप यदि इन्वेस्टमेंट अप टू 5 लाख करते हैं ना, तो 10% जो आपको रिटर्न मिलने वाला है वो एडजस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी उतना ही बियर कर रहे हैं, है ना? तो यानी आपका इन्वेस्टमेंट 5 लाख से ज्यादा क्रॉस नहीं होना चाहिए। यदि 5 लाख ज्यादा क्रॉस होता है तो आपको जो रिटर्न मिल रहा है 10% उसको भी इंक्रीज होना जरूरी है। तो आप कमेंट लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, है ना? वो इसमें कमेंट करना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एडवाइस बोल दो, कमेंट बोल दो। एडवाइस क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट अप टू ₹5 लाख is better option to compensate it with return generated by कंपनी। कंपनी जितना रिटर्न जनरेट कर रहा है वहां कॉम्पेंसेट करने के लिए तो आपको इन्वेस्टमेंट अप टू ₹5 लाख करना है। हायर इन्वेस्टमेंट हायर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना? आपको हायर रिटर्न चाहिए तभी आप क्या करेंगे? हायर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। हायर रिटर्न नहीं आएगा तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है वहाँ पे। क्लियर है? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? बोलता है द फॉलोइंग इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ शारदा लिमिटेड एज ऑन कब का दिया? 31 दिसंबर 2020 का दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल इसके पास 2 करोड़ का, प्रेफरेंस शेयर्स है 60 लाख का, डिवेंचर्स है 90 लाख का। और इन दोनों का यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा? कॉस्ट दिख रहा होगा, क्योंकि जो 9% और 8% है कॉस्ट है। डिवेंचर्स का आप आफ्टर टैक्स फाइंड कर लेंगे। प्रेफरेंस में तो आफ्टर टैक्स आपको करना है नहीं, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड का टैक्स लगता है, ना कि कॉर्पोरेट टैक्स। मार्केट प्राइस पर शेयर दिया 120 रुपया। It is expected that the dividend of which 12 per shares would be declared for the year 2021। आप 2020 का इन्फॉर्मेशन देख रहे थे, 2021 का डिविडेंड दे दिया, यानी आप ये क्या मानेंगे? ये D1 का वैल्यू है, ये D0 नहीं है, ध्यान रखना आपको इसको। द डिविडेंड ग्रोथ रेट इज 5%, यानी ये ग्रोथ रेट दे दिया, जी का वैल्यू दे दिया। कंपनी का टैक्स रेट 30% है, यानी आपका ये टी का वैल्यू है। आप क्या करो? अब सबसे पहले तो सबका कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ठीक कर लो। आ जाते हैं सब सॉल्यूशन पे आते हैं। तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले आप क्या देखोगे? तो आपके पास के ई फाइंड करना है। के ई का वैल्यू क्या होता है? D1 प्लस P0 प्लस ग्रोथ। तो आपके डिविडेंड है कितने? तो जो डिविडेंड आप डिक्लेयर करोगे इस साल वो होगा आपका 12 रुपए का, है ना? और उसके बाद आपका कंपनी का शेयर प्राइस जो मतलब मार्केट प्राइस जो है वो 120 रुपए है। तो 120 से डिवाइड प्लस ग्रोथ रेट कितना दिया हुआ था? ग्रोथ रेट आपके सम्स में दिया हुआ है 5% यानी 0.05, 0.05। अब इसी को आराम से सॉल्व करेंगे। तो 12 डिवाइडेड बाई 120 प्लस 0.05 यानी 15% आपका क्या आ रहा है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ रहा है। वो लोग से 0.15 आ रहा था, 100 से मल्टीप्लाई कर तो परसेंटेज में आ जाएगा, तो डेसिमल में आ रहा था। अब आपको क्या फाइंड करना होगा? आपको फाइंड करना होगा कॉस्ट ऑफ डेब्ट। केडी फाइंड कर लो। रिडीमेबल का यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, इरिडीमेबल ही है वो। I1 माइनस टी। तो इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ है आपका? डेब्ट का इंटरेस्ट रेट है 8%, है ना? यानी 8%, 1 माइनस टैक्स रेट इज 30%। देखो सम्स में दिया हुआ है 30% टैक्स रेट है, तो 8 का 0.7 यानी 5.6%, 5.60% ये कॉस्ट ऑफ डेब्ट आ गया। अब आपको केपी फाइंड करना होगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रेफरेंस डिविडेंड जो है यानी पीडी
आपके पास तो मार्केट प्राइस है नहीं प्रेफरेंस शेयर्स का, है ना, कि नीचे मार्केट प्राइस दे दिया तो तुम्हें डिवाइड करनी है, कोई जरूरत नहीं है। आपको यही जो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, जो सामने परसेंटेज लगा हुआ है 9% ना, यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पीडी बाई एनपी होता है, यहाँ पे ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो डायरेक्टली 9% आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस जो गिवन है वही रह जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। आप क्या करेंगे, बोलता है कैलकुलेट द कंपनीज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अभी जो वैल्यू दिया हुआ है ना उसके बेसिस पे आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करना है, ये पहला रिक्वायरमेंट है। मैं टेबल बना लेता हूँ फिर समझाता हूँ। ठीक है, तो इस पे क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन, ये रोमन 1 कैंसिल हो रहा है, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये मार्केट वैल्यू वेट पे है, देखिए आपके यहाँ से जितना इन्फॉर्मेशन है सब आपका मार्केट वैल्यू दिया हुआ है ना, तो ये मार्केट वैल्यू पे निकल रहा है। ये एग्जिस्टिंग फाइंड करोगे कि इसके आगे ना एक रिवाइज भी होगा, एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पे ये सोर्स है, ये अमाउंट है, ये आपका वेट आएगा, तो वेट को डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, फिर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आपके पास सोर्स में सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, इक्विटी शेयर्स दिख रहा है, इक्विटी शेयर्स दिख रहा है, फिर आपको प्रेफरेंस शेयर्स दिख रहा है, फिर आपको डिवेंचर दिख रहा है ना। आपका देखिएगा यहाँ पे इक्विटी का प्राइस ना चेंज हो गया था, अभी मार्केट प्राइस कंपनी का इक्विटी का चल रहा है 120, जबकि यहाँ पे ये वैल्यू 100 कर गया, यानी ये बुक वैल्यू है, यहाँ पे मार्केट प्राइस चेंज है इक्विटी का, तो अपने को करंट मार्केट प्राइस लेके चलना होगा। कितना, आपके पास इक्विटी है 2 लाख इक्विटी और मार्केट प्राइस है 120 करके, यानी 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 120, तो कितना हो जाएगा, 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 120, यानी 2 करोड़ 40 लाख हो जाएगा, 2 करोड़ 40 लाख हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स का जो दिया वो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम ही है, तो सेम ही रह जाएगा, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन देता तो फिर चेंज करते। तो प्रेफरेंस शेयर्स का 60 लाख और इसका 90 लाख, 60 लाख और इसका 90 लाख, तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 3 करोड़, 3 करोड़ 90 लाख। अब वेट फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, तो इंडिविजुअल वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू। वेट आ रहा है मेरा 0.6154 पहले का, दूसरा हो जाएगा 0.154, तीसरा हो जाएगा आपका 0.2308, तो 0.6154 प्लस 0.154 प्लस 0.2008, ये वेट को भी 4 डिजिट में रखना होगा। ठीक है, तो इसको भी मैं ठीक कर ले रहा हूँ, इसका 4 डिजिट होगा, 60 डिवाइडेड बाई 390, 0.1538, ऐसा वेट हो जाएगा। अब सबका कॉस्ट फाइंड करके लिख दिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका आया था 15%, यानी ये 15%, प्रेफरेंस शेयर्स का था 9% और इक्विटी डेब्ट का आया 5.6%, अभी कैलकुलेशन किया था 5.6%। अब क्या करेंगे, वेट को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.6154 मल्टीप्लाई बाई 15, यानी आएगा 9.231%, फिर 0.1538 मल्टीप्लाई बाई 9, यानी 1.3842%, फिर आएगा 0.2308 मल्टीप्लाई बाई 5.6, 1.2925%, इनको ऐड कर दो तब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा, 9.231 प्लस 1.3842 प्लस 1.2925, यानी 11.9077%, ये आपके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल गया पहले वाले तरीके से। अब देखिए कि इसमें आगे कुछ और चेंजेस किया है, तो क्या बोलता है, कैलकुलेट द कंपनीज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये तो हो गया। दूसरा, फर्दर इन ऑर्डर टू फाइनेंस एन एक्सपेंशन प्लान द कंपनी इंटेंडेड टू बोरो अ फंड ऑफ ₹2 करोड़ बेयरिंग 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपनी क्या कर रहा है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है और 2 करोड़ का वो फंड रेज करेगा, वो भी डेप्ट से। इन दिस सिचुएशंस व्हाट विल बी द कंपनीज रिवाइज्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो कंपनी का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अब क्या होगा, यदि वो 2 करोड़ का एक्स्ट्रा क्या कर ले और डेप्ट रेज कर ले, वो भी 12% ऑफ इंटरेस्ट पे। दिस फाइनेंसिंग डिसीजन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज डिविडेंड फ्रॉम 12 टू 14, अब देखो डिविडेंड भी चेंज हो गया, जैसे डिविडेंड चेंज हो गया वैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी चेंज हो जाएगा, है ना। मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन फ्रॉम 120 टू 115, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी भी चेंज हो गया। चलिए तो इसका फिर कैलकुलेशन करेंगे, मतलब आपको वापस से रिवाइज कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करना पड़ेगा। तो रोमन 2 में आते हैं, क्या लिखेंगे, रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करेंगे, यानी केई आपको रिवाइज करना है। तो यहाँ पे केई अब क्या हो जाएगा, बोलता है डिविडेंड जो है ना 12 से बढ़ के 14 रुपया हो जाएगा, यानी आपका डिविडेंड 14 रुपीज, बट मार्केट प्राइस जो पहले 120 था अब 115 हो जाएगा। ग्रोथ में तो कोई चेंजेस नहीं है, ग्रोथ 0.05 ही है, तो अब इसको आप निकाल ले, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आता है, 14 डिवाइड 115 प्लस 0.05,
यानी 17.17% कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आपका कॉस्ट ऑफ डेब्ट पहले से एक फाइंड था, अब आपको कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालना तो है। कौन से वाले का? जो नया फंड रेजिंग कर रहा है वो है 12% वाला। कॉस्ट ऑफ डेब्ट 12% वाला निकाल रहा है, तो आफ्टर टैक्स फाइंड करेंगे तो आई वन माइनस टी हो जाएगा, यानी 12%, वन माइनस जीरो पॉइंट, कितना परसेंट टैक्स रेट था आपका? टैक्स रेट था 30%, तो 0.30, यानी 12 का 0.7, 12 मल्टीप्लाई बाय 0.7, यानी 8.4% ऑफ न्यू डेब्ट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा, वो भी आफ्टर टैक्स। तो आपको वापस एक टेबल बनाना है, क्योंकि उसमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करना है, वो भी मार्केट वैल्यू वेट से ही फाइंड करना है। तो मैं टेबल बनाता हूँ, समझे? टेबल बन गया, तो क्या लिखेंगे? ये रोमन 2 चल रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ WACC आफ्टर फंड रेजिंग, है ना? फंड रेजिंग के बाद का कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड कर रहा है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब WACC फाइंड कर रहा है। ये सोर्स हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वेट, ये आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सोर्स में सबसे पहले तो इक्विटी, इसके बाद आपका 9% प्रेफरेंस है। फिर आपके डेप्ट पहले कितने थे? पहले आपका डेप्ट 8% डिवेंचर था, 8% डिवेंचर, और अभी एक नया आया 12% डेप्ट। तो इक्विटी कितना? 2 लाख इक्विटी, और अभी का मार्केट प्राइस कितना बोला हो गया? अभी मार्केट प्राइस अब हो गया 115 करके, तो आप तो करंट वेट निकाल के चल रहे हैं, तो 115, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 115, यानी 2 करोड़ 30 लाख, 2 करोड़ 30 लाख। प्रेफरेंस शेयर्स कितना? प्रेफरेंस शेयर्स बताता है 60 लाख का ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि इसका कोई मार्केट प्राइस रिवाइज हुआ ऐसा कुछ बताया नहीं है। 60 लाख, पहले का डिवेंचर जो 90 लाख का था वो 90 लाख का ही रहेगा, और आपका जो नया आप डेप्ट रेस किया वो 2 करोड़ का रेस किए थे, है ना? देखिए 2 करोड़ लिखा हुआ है, आपने 2 करोड़ का फंड रेजिंग किया था, तो ये 2 करोड़ आपको यहाँ पे लिख देना है। इन सब को आप ऐड करना है वेट फाइंड करने के लिए। यानी 5 करोड़ 80 लाख का आपका टोटल फंड में निकल के आया। अब आप क्या करेंगे? इंडिविजुअल वेट, इंडिविजुअल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू करेंगे तो वेट निकलता जाएगा। तो पहला आ रहा है 0.3966, नेक्स्ट आ रहा है 0.1034, फिर आ रहा है आपका 0.1552, फिर आ रहा है 0.3448। बस अब आपका कॉस्ट दिया हुआ है इक्विटी का, इक्विटी का कॉस्ट अभी आपने जस्ट फाइंड किया रिवाइज करके 17.17, तो 17.17%। आपके प्रेफरेंस का कॉस्ट तो 9% ही रहेगा, क्योंकि वो चेंज नहीं हुआ है। डिवेंचर 5.6% निकाले थे इसके पहले, क्योंकि इसमें अब कोई चेंज नहीं हुआ है। अभी जो है फंड रेजिंग हुआ वो 8.4% आफ्टर टैक्स वाला। मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, आंसर आ गया। तो 17.17 मल्टीप्लाई बाय 0.3966, यानी 6.81%। फिर है 0.1034 मल्टीप्लाई बाय 9, 0.93%। 0.1552 मल्टीप्लाई बाय 5.6, यानी 0.87%। फिर है 0.3448 मल्टीप्लाई बाय 8.4, 2.90%। अब इसको ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6.81 प्लस 0.93 प्लस 0.87 प्लस 2.9, यानी 11.51% का आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा। तो इसी पे क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। जैसे मैंने 8 करवाया ना, आप देखेंगे सेम तरीके से मैं क्वेश्चन नंबर 9 भी करवाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, क्या बोलते हैं? JKL लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बुक वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर। ये जितना भी है ना, ये सब का सब बुक वैल्यू है, यानी ये गिवन इन्फॉर्मेशन बुक वैल्यू, इसको BV कहते हैं, बुक वैल्यू कहते हैं। आपको एग्जाम में ऐसा ही पूछ सकता है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बुक वैल्यू के बेसिस पे निकालो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मार्केट वैल्यू के बेसिस पे निकालो, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास पहले से 2 लाख है, और वैल्यू कितना है? सॉरी हाँ, पहले से 2 लाख है, वैल्यू है आपके 40 लाख का। प्रेफरेंस शेयर 11.5%, यानी ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर है। 10% डिवेंचर है, लेकिन ये तो आपका बिफोर टैक्स, आपको तो आफ्टर टैक्स में निकालना पड़ता है। आपके इक्विटी का कॉस्ट फाइंड करने के नीचे बता दिया है कि इक्विटी शेयर्स मार्केट में बिकता है अभी 20 रुपए में। कंपनी ये बोलता है कि वो डिविडेंड देगा 2 रुपए का, और ग्रोथ करेगा 5% से, अज्यूमिंग फिर 35% ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स रेट, यानी आपके कॉस्ट ऑफ डेब्ट फाइंड करने के लिए जरूरत पड़ता है। कंप्यूट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन एक्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। जो पहले से कैपिटल स्ट्रक्चर आपके पास दिया हुआ है उसके बेसिस पे आप बताइए उसका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, वो आपको फाइंड करने वाला है। मैं पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करता हूँ, फिर आगे जाएंगे। तो आते हैं सॉल्यूशन पे। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट में क्या करेंगे? कैलकुलेशन फॉर
कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी आपको के ई फाइंड करना है। तो के ई यहाँ पे क्या हो जाएगा, के ई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका डी वन प्लस डिवाइडेड बाई एमपी भी कर सकते हो, पी जीरो भी कर सकते हो, बाई प्लस जी हो जाएगा। तो डिविडेंड क्या बोलता है, डिविडेंड अब का है कि आने वाले ईयर का है, बोलता है इट एक्सपेक्टेड दैट द कंपनी विल पे नेक्स्ट ईयर डिविडेंड रुपीज टू, यानी ये डी वन है ना। तो 2 रुपया देगा। मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, मार्केट प्राइस चल रहा है कंपनी का 20 रुपया का। डिविडेंड ग्रो कितना से करेगा, डिविडेंड में ग्रोथ आपका दिख रहा है 5% का, वो भी फॉर एवर है, तो 0.05 निकाल लो। 2 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 0.05, यानी 15% आया मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि इसमें रिडीमेबल वैल्यू, नेट प्रोसेस कुछ भी कहीं चेंज होता है तो चेंज होता है, बट नहीं हो रहा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं दिया है। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस 11.5% ही रहेगा। केडी फाइंड करोगे बट आफ्टर टैक्स फाइंड करोगे, क्या करोगे, आफ्टर टैक्स फाइंड करोगे। फॉर्मूला क्या होता है, आई वन माइनस टी। तो तुम्हारा आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट ऑन डिवेंचर इज 10% एंड टैक्स रेट इज 35%। तो 10% 1 माइनस 0.35, इट मीन 6.5% इज कॉस्ट ऑफ डेट। हो गया। अब आपको आपको क्या निकालना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करना है। तो टेबल लगेगा, तो मैं टेबल बनाता हूँ फिर समझाता हूँ। तो देखिए टेबल बन गया, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये एग्जिस्टिंग फाइंड कर रहे हैं, है ना। और आप अभी भी मार्केट वैल्यू पे ही फाइंड कर रहे हैं, एमबी पे फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले सोर्स, ये अमाउंट रुपीज, ये आपका वेट, ये आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर डब्ल्यू ए सी सी। तो आपके पास सोर्स में कौन कौन सा, सबसे पहले तो इक्विटी है, फिर है 9%, कितना परसेंट प्रेफरेंस है, 11.5% प्रेफरेंस, 11.5% प्रेफरेंस। इसके बाद आपका तीसरा सोर्स क्या है, 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर। इक्विटी कितना, तो देखो इक्विटी तुम्हारे पास 2 लाख है, और अभी मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, मार्केट प्राइस चल रहा है 20 रुपए का। तो 2 लाख को 20 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, यही 40 लाख ही आएगा। यानी जो पहले से एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, वो मार्केट प्राइस पे ही दिया हुआ है, तो 40 लाख। प्रेफरेंस का और डिवेंचर का तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है मार्केट प्राइस, तो मान लेंगे यही आपका मार्केट प्राइस है, 10 लाख और 30 लाख। इनको ऐड करो तो हो जाएगा तुम्हारा 40 प्लस 40 80 लैक्स हो जाएगा। अब डिवाइड करके वेट निकाल लो, यानी 0.50, 0.125, 0.375। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कैलकुलेट किया था 15% आया था, तो 15%, ये 11.5%, और कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स कंसिडर करोगे यानी 6.5%। मल्टीप्लाई करो, लास्ट कॉलम आ जाएगा, यानी 15 मल्टीप्लाई बाय 0.5, यानी 7.5%। तो हो जाएगा 0.125 मल्टीप्लाई बाय 11.5, यानी 1.44%। मैं राउंड ऑफ कर दे रहा हूँ, आप लोग चाहो तो 4 डिजिट तक यूज कर सकते हो। 0.375 मल्टीप्लाई बाय 6.5, 2.44%। ऐड कर दो सबको, 7.5 प्लस 1.44 प्लस 2.44, यानी 11.38% वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा। तो पहला सिनेरियो मैंने सॉल्व किया। दूसरा क्या बोलता है, कंप्यूट द न्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आप नया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करो। इफ द कंपनी रेजेस एन एडिशनल 20 लाख बाय इशूइंग 12% डिबेंचर। आपको नहीं लग रहा पहला क्वेश्चन जैसा मैंने करा वैसा ही सेम ये भी क्वेश्चन है, तो मैं दोनों बार यही क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ, आपको उसी क्वेश्चन के ऊपर अच्छे से ग्रिप बैठ जाए, इसलिए मैं ये समझ आपको करवा रहा हूँ, बहुत कुछ समझाने के लिए भी करवा रहा हूँ। फिर आगे देखेंगे, बोलता है कि दिस वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन द एक्सपेक्टेड डिविडेंड इक्विटी। पहले आपका डिविडेंड 2 था, अब आपका डिविडेंड हो गया 2.40। ग्रोथ रेट अनचेंज्ड है, अनचेंज्ड मतलब कि ग्रोथ रेट जो पहले था अब भी वही ग्रोथ रेट रहेगा। बट द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स विल फॉल टू ₹16, फॉल बाय नहीं, विल फॉल टू, मतलब 16 रुपया हो गया आपका इक्विटी शेयर्स का मार्केट प्राइस। तो अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल चेंज, है ना, अपने लोग को चेंज करना पड़ेगा। आइए तो रोमन 2 में आते हैं। आप क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करेंगे रिवाइज्ड। तो अभी आपका डिविडेंड 2 रुपया 40 पैसा, मार्केट प्राइस 16 रुपया, ग्रोथ रेट रिमेन अनचेंज यानी 0.05 सेम है। तो 2.4 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 0.5, यानी 20% इज कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी, है ना। आप क्या कर रहे हैं, फंड रेजिंग कर रहे हैं 20 लाख का, जो कि 12% डिवेंचर्स पे करेंगे, तो 12% डिवेंचर्स का भी आपका आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकालना पड़ेगा, है ना। केडी 12% डिवेंचर, आफ्टर टैक्स निकालेंगे तो आई वन माइनस टी, यानी 12%, 1 माइनस 0.35, यानी 7.8% इज आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट फॉर 12% डिवेंचर। इतना के बाद क्या बोला है, कंप्यूट न्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपको न्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना, तो वापस से टेबल लगेगा तभी निकलेगा, तो मैं टेबल बना के फिर समझाता हूँ। देखिए टेबल हो गया, अपने क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ WSCC, ये है आपका एग्जिस्टिंग नहीं है, ये आपका न्यू है आफ्टर फंड रेजिंग, है ना। ये सोर्स हो गया,
ये भी मार्केट वैल्यू पे ही निकाल रहे हैं आप, याद रखिएगा। ये आपका अमाउंट रुपीज, ये आपका वेट, ये आपका हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये हो गया आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सोर्स में सबसे पहले इक्विटी, फिर आपके प्रेफरेंस, फिर आपके थे 10% डिवेंचर, फिर आपके 12% डिवेंचर। तो देखिए आपका इक्विटी का प्राइस अब तो 16 हो गया, पहले तो 20 था, अब तो 16 हो गया, तो आपके पास 2 लाख का इक्विटी है, यानी 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 16, यानी 32 लैक्स का। प्रेफरेंस शेयर्स क्या सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स 10 लाख का था, डिबेंचर्स पहले 30 लाख का था, यानी ये 10 लाख और ये 30 लाख। और जो आप अभी नया डिबेंचर इशू कर रहे थे वो 20 लाख का कर रहे थे, है ना, तो ये 20 लाख सबको ऐड करोगे तभी वेट निकलेगा। तो ऐड करता हूं मैं, 32 प्लस 10 प्लस 50, यानी 92 लैक्स का। वेट कैसे फाइंड करोगे, इंडिविजुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। इसका आएगा 0.348, नेक्स्ट आ जाएगा 0.109, 0.327, सॉरी 326, लास्ट का आ जाएगा 0.217 का। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना, तो न्यू इक्विटी का भी हम लोग जब वेट फाइंड के वापस से तो 20% आया था। प्रेफरेंस शेयर्स था 11.5% का, अर्लियर डिवेंचर जो 10% था उसका कॉस्ट कितना था 6.5%, और अभी वाले का 7.8, 6.5% और 7.8%, दोनों मल्टीप्लाई करके लास्ट कॉलम 20 मल्टीप्लाई बाय 0.348, यानी 6.96%, 0.109 मल्टीप्लाई बाय 11.5, 1.25%, 0.326 मल्टीप्लाई बाय 6.5, 2.12%, फिर है 0.217 मल्टीप्लाई बाय 7.8, यानी 1.69%। सबको ऐड कर देंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा 6.96 प्लस 1.25 प्लस 2.12 प्लस 1.69, यानी 12.02%, यानी मोटा मोटी 12% का आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, कोई कमेंट वगैरह कुछ करना है नहीं, तो आपका क्वेश्चन का यहीं पे स्वाहा हो गया। क्वेश्चन बहुत अच्छा था और थोड़ा समझने के बाद ही आपको क्वेश्चन आसान लग सकता है, ऐसे तो आप अपना देखेंगे तो लगेगा थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बोलता है एबीसी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी ऑप्टिमम एज ऑन 31st मार्च 2019। तो उनके पास 14% डिवेंचर था 30 लाख का, 11% प्रेफरेंस शेयर्स था 10 लाख का, और इक्विटी शेयर्स था 1 करोड़ 60 लाख का, टोटल 2 करोड़ का उनके कैपिटल स्ट्रक्चर थे। द कंपनी शेयर्स हैज अ मार्केट प्राइस ऑफ 236, कंपनी का शेयर्स का मार्केट प्राइस 236 रुपए है। नेक्स्ट ईयर डिविडेंड पर शेयर इज 50% ऑफ 2019 ईपीएस, 2019 का जो ईपीएस होगा उसका 50% डिविडेंड दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर, यानी इस ईपीएस का 50% क्या हो जाएगा, डिविडेंड डी वन का वैल्यू हो जाएगा। ये फॉलोइंग इज द ट्रेंड ऑफ ईपीएस फॉर द प्रीसीडिंग 10 ईयर्स। देखो ईपीएस का ट्रेंड तुमको बता दिया, यानी तुम ग्रोथ निकालना चाहोगे ना तो इससे फाइंड कर सकते हो कितना ग्रोथ हुआ होगा। द कंपनीज न्यू डिवेंचर्स कैरिंग 16% ऑफ इंटरेस्ट एंड द करंट मार्केट प्राइस ऑफ डिवेंचर इज 96। देखो यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस डिवेंचर का दे दिया है, यानी तुम्हारा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर जो है वो चेंज हो जाएगा। 16% से टैक्स, सिर्फ टैक्स माइनस करने से नहीं होगा, यहाँ पे वो उसका इशू प्राइस भी चेंज है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा तुम्हारा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। प्रेफरेंस शेयर्स का भी सेम कहानी हो जाएगा। तो बोलता है कैलकुलेट करो कॉस्ट ऑफ न्यू डेट, कॉस्ट ऑफ न्यू प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स अज्यूमिंग न्यू इक्विटी फ्रॉम रिटेन अर्निंग। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स में ना रिटेन अर्निंग भी अज्यूम करेंगे कि उसी में इंक्लूड है। तो क्या कैलकुलेट करना होगा फिर उसके बाद, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले अपने कॉस्ट ऑफ डेप्ट फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहला ही है तुम्हारा कॉस्ट ऑफ डेप्ट, ए का रोमन 1 कॉस्ट ऑफ डेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10, ए का रोमन 1, कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट ऑफ डेप्ट, क्या फॉर्मूला हो जाएगा केडी का, आई 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स कर दो, या मार्केट प्राइस करने से भी चलेगा। तो तुम्हारा इंटरेस्ट रेट डिवेंचर का कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट का डिवेंचर का इंटरेस्ट है 16%। तो 16%, 1 - 16% मतलब 100 का 16% निकालोगे 16 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। डिवेंचर का जो फेस वैल्यू उसके ऊपर तुम इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो 100 का 16% 16 रुपीज आ जाएगा। तुम्हारा टैक्स रेट है
50%। तो 0.50 और मार्केट प्राइस या इशू प्राइस क्या है, 96 रुपीज है तुम्हारे डिवेंचर का। इसको फाइंड करने से अपना आंसर आएगा। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 0.5 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। 8 डिवाइडेड बाई 96 मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे तो परसेंटेज टर्म में लिख पाओगे, यानी 8.33%। 8.33% कॉस्ट ऑफ डिवेंचर है। इसके बाद क्या पूछा है तुम्हारा, बोला कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस फाइंड करो। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस यानी केपी फाइंड करना है रोमन 2 में। केपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स या इशू प्राइस बोल सकते हो। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, प्रेफरेंस डिविडेंड बोलता है 1.10 पर शेयर्स और इशू है 9.20 में। तो 1.10 डिवाइडेड बाय 9.20, 1.1 डिवाइडेड बाय 9.2 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 11.96%। तो दोनों वैल्यू आ गया। अब कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी है, इक्विटी में ही तुमको थोड़ा सा झमेला लगेगा, बाकी दोनों तो आसान था। तो रोमन 3 कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगा, D1 बाई MP बोल दो या P0 बोल दो प्लस ग्रोथ रेट बोल दो। तो तुम्हारा डिविडेंड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, डिविडेंड बोलता है तुम्हारा 50% ऑफ ईपीएस ऑफ 2019। तो मैं नीचे पहले लिख के निकाल देता हूँ। तो D1 इक्वल्स टू हो जाएगा 50% ईपीएस ऑफ 2019। तो तुम्हारा 2019 का ईपीएस कितना है, 23.60 है। तो 50% मल्टीप्लाई बाय 23.60 यानी आएगा ₹11.80, यानी तुम्हारा D1 का वैल्यू 11.80। मार्केट प्राइस तुम्हारा इक्विटी का कितना दिया हुआ है, इक्विटी का मार्केट प्राइस बोलता है 236 है, 236। ग्रोथ रेट तुमको फाइंड करना होगा। तो देखो ग्रोथ रेट कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव ईयर को उठा के लिख लो, क्योंकि ग्रोथ रेट जो है ना सब में कांस्टेंट होगा। तो देखो यहाँ पे यदि मान लो मैं इनका ग्रोथ निकालू, किसी भी दो ईयर का, रैंडमली तुमको मैं बोल रहा हूँ किसी भी दो ईयर का ले लो, मान लो मैं इसी का ले रहा हूँ, तो इसका ग्रोथ रेट कैसे फाइंड करेंगे। तो ग्रोथ रेट निकालना है, तो जी इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो दो ईयर का डिफरेंसेस, 11 का तुम्हारा ईपीएस था और ईपीएस हो गया 12.10 का, यानी 12.10 माइनस 11 डिवाइडेड बाई बेस में 11 मल्टीप्लाई बाई 100। इससे तुम्हारा ग्रोथ रेट पता, ईपीएस में जो ग्रोथ है वही डिविडेंड तुम्हारा होगा, क्योंकि जितना ईपीएस देते हैं उसका 50% तो तुम्हारा डिविडेंड में चला जाता है ना। तो 12.1 माइनस 11 होल डिवाइडेड बाई 11, तो तुम्हारा 10% का ग्रोथ रेट इन डिविडेंड आ रहा है, तो 0.10। तो 11.80 डिवाइडेड बाई 236 प्लस 10, यानी 15% का तुम्हारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ रहा है। 11.8 डिवाइडेड 236 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाई 100। हाँ, 15% का तुम्हारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ रहा है। तो पहला का तो तीनों रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया। सेकंड बोलता है कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन नो न्यू शेयर्स आर इशूड। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपने को फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन फॉर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे अपने लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टेबल बनाते थे ना, वैसे टेबल बना के करना होगा। मैं बना लेता हूँ फिर समझाता हूँ। तो देखो ये हो जाएगा सोर्स, ये हो जाएगा अमाउंट, ये हो जाएगा तुम्हारा वेट, वेट को प्रोपोर्शन भी बोल सकते हो, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और ये हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक ही तरीके से निकालना है, खाली अलग अलग बात तरीके से बोलता रहता है, बट काम तो वही हो रहा है। सबसे पहले इक्विटी, उसके बाद तुम्हारा डिवेंचर है और प्रेफरेंस शेयर्स है, तो 11% प्रेफरेंस शेयर्स, 11% प्रेफरेंस, और उसके बाद 14% डिवेंचर। तो देखो अमाउंट है, एक का 30 लाख, एक का 10 लाख। तो तुम्हारा इक्विटी से शुरू करो, इक्विटी है 1,60,00,000 का, 1,60,00,000 का। उसके बाद तुम प्रेफरेंस देखोगे तो प्रेफरेंस दिया हुआ है तुम्हारा 10 लाख का, और डिवेंचर है 30 लाख का। यहाँ पे तुम्हारे जो एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू है उसी पे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे मार्केट प्राइस से चेंजेस नहीं करना उसको। वेट फाइंड करो, इसका टोटल हो जाएगा 2 करोड़। अब डिवाइड करके निकाल लो, यानी 0.80, 0.05 और 0.15। कॉस्ट क्या है, इक्विटी का कॉस्ट निकला था अपने 10%, नहीं इक्विटी का कॉस्ट निकला था अपने 15%, 15%। प्रेफरेंस शेयर्स का कॉस्ट आया था 11.96, 11.96%, और ये आया था 8.33%। मल्टीप्लाई करो, लास्ट कॉलम आ जाएगा, 0.8 मल्टीप्लाई बाई 15 यानी 12%, 0.05 मल्टीप्लाई बाई 11.96, 0.598%, 0.15 मल्टीप्लाई बाई 8.33, 1.246%, सॉरी 1.24
1.25%। सबको ऐड कर देंगे। 12 प्लस 0.598 प्लस 1.25 यानी 13.85% अप्रॉक्स तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। तो बी नंबर भी हो गया। सी नंबर में क्या बोलता है? कंप्यूट द अमाउंट दैट कैन बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स मस्ट बी सोल्ड assuming that return earning for the next year's investment are 50% of 2019 EPS। तो देखो तुम्हारा टोटल ईपीएस क्या हो जाएगा उस सिचुएशन पे, मतलब तुम्हारे पास कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए न्यू शेयर्स इशू करने से पहले, तो तुम्हारा रिटेन अर्निंग हो जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग हो जाएगा 50% इनटू तुम्हारे पास कितना शेयर है, 10,000 शेयर है और प्राइस कितना 236 करके 2019 में था। देखो कितना आता है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 236 मल्टीप्लाई बाय 50%, यानी तुम्हारे पास रिटेन अर्निंग होगा 11,80,000 का। अब ये 80% ऑफ तुम्हारा कैपिटल है, तो उस हिसाब से तुम्हारा टोटल क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास, कंप्यूट द अमाउंट दैट कैन बी स्पेंट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स मस्ट बी सोल्ड अज्यूमिंग रिटर्न। तुम्हारे पास कितना का कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर इशू ऑफ न्यू शेयर्स इक्वल्स हो जाएगा 11,80,000 डिवाइडेड बाय 80%, क्योंकि ये तुम्हारा टोटल 80% वेट ऑफ इक्विटी है, यानी हो जाएगा 14,75,000 का। तो सी नंबर का आंसर भी हो गया। डी में क्या पूछ रहा है, बोलता है कंप्यूट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन द फंड एक्सीड द अमाउंट कैपिटेटेड इन रोमन सी अज्यूमिंग न्यू इशू एट प्राइस ऑफ 200 पर शेयर्स। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, अभी हम लोग सी में जो कैलकुलेट किए थे आया 14,75,000, यानी कंपनी यदि इससे ज्यादा पैसा खर्च करता है तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, तो उस समय न्यू इशू प्राइस जो होगा शेयर्स का वो 200 रुपए हो जाएगा। तो अपने लोग क्या करेंगे, यदि इन्वेस्टमेंट मतलब जो अमाउंट स्पेंड करने वाला है वो 14,75,000 से ज्यादा हो जाएगा तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिवाइज हो जाएगा। तो क्या आएगा अब न्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, पहले अपने वो फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी व्हेन इन्वेस्टमेंट और अमाउंट स्पेंड एक्सीड रुपीज 14,75,000। यदि 14,75,000 ज्यादा बढ़ा उसका अमाउंट स्पेंड तो क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो के ई इक्वल्स टू अब क्या हो जाएगा 11.80 का तुम्हारा डिविडेंड था, मार्केट प्राइस अपना 200 हो जाएगा, और ग्रोथ रेट कितना था, ग्रोथ रेट था 10% का, निकाल दो, यानी आ जाएगा 15.90%, ये कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी हो जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग अपना मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी चेंज होगा। तो वापस एक टेबल बनाता हूँ, फिर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या चेंज हो गया आएगा वो भी आपको समझाएंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा रिवाइज्ड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये हो जाएगा तुम्हारा सोर्स। अब देखो अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वेट ऑलरेडी तुम फाइंड कर चुके, तो वो वेट ही यहाँ पे यूज करो। बोलोगे ऑलरेडी फाइंड कर चुके मतलब इसके पहले भी तो मार्जिनल कॉस्ट फाइंड किया था इसी सम्स का, तो वहाँ पे वेट चेंज कुछ भी नहीं होने वाला, वेट सेम एज इट इज रहेगा। यहाँ पे मार्केट प्राइस से कोई इम्पैक्ट इसके वेट पे नहीं पड़ेगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एमसीसी बोल दो। तो सोर्स में इक्विटी, फिर तुम्हारा प्रेफरेंस, और फिर हो जाएगा डिवेंचर। ये इक्विटी न्यू वाला है, ठीक है। तो वेट कितना था, इक्विटी का वेट था 0.80, ये 0.5 और 0.15, 0.80, 0.05 और 0.15, ये वेट एग्जिस्टिंग वेट ही रहेगा, ये चेंज। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है तो मार्केट वैल्यू के साथ उसका वेट चेंज होता है, बट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में चेंज नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15.90% जो अभी आया रिवाइज होके। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कितना था, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस और डिवेंचर ऑलरेडी निकाला हुआ है, यानी 11.96, 8.33, 11.96%, 8.33%, मल्टीप्लाई करो निकल जाएगा, ये आ जाएगा 12.72%, 0.05 मल्टीप्लाई बाई 11.96 यानी 0.598%, 8.33 मल्टीप्लाई बाई 1.15 यानी 1.25%, ऐड कर देंगे 12.72 प्लस 0.598 प्लस 1.25 यानी 14.57% अप्रॉक्स बोल सकते हो, तब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज होके आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, क्योंकि इसमें सीखने के लिए बहुत नया नया चीज तुमको मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत जानदार सम्स है, वो मैं सबसे लास्ट में करवाऊंगा क्योंकि उसके अंदर ना बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, और वो क्वेश्चन सुपर क्वेश्चन है पूरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। तो क्वेश्चन नंबर 13 करवाता हूँ, 14 करवाऊंगा, 15 करवाऊंगा, उसके बाद लास्ट में जाकर क्वेश्चन नंबर 11 करवाऊंगा। तो देखिए 13 में क्या बोलता है,
द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द बुक वैल्यू, तुम्हारे पास बुक वैल्यू दिया हुआ है, तुम्हारे पास मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, सेपरेटली दोनों दे दिया। बोलता है इक्विटी शेयर्स आर कोटेड एट 130 पर शेयर्स एंड द न्यू इशू का प्राइस हो जाएगा 125 पर शेयर्स, फुली सब्सक्राइब, फ्लोटेशन कॉस्ट 5 रुपया। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करना पड़ेगा। देखो बोलता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 5 रुपया, 5 साल पहले डिविडेंड जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा था, 10 से 16.105 हो गया। देखो पहले 10 रुपए का डिविडेंड मिलता था, आज होके आया है वो 16.105, तो ग्रोथ तुमको खुद से फाइंड करना पड़ेगा। और बोलता है कि करंट ईयर का जो डिविडेंड होगा, जो तुम करंट ईयर के लास्ट में जिसको D1 कहते हैं, वो 17.716 का तुम्हारा डिविडेंड दे दिया। तो अपने लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक यहाँ इन्फॉर्मेशन है, फिर दूसरा ये था, तीसरा था 15% प्रेफरेंस शेयर्स विद फेस वैल्यू दे दिया तुमको, उसका रियलाइज वैल्यू दे दिया 105, यानी वो मान के चलो कि अपने को बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में जो दिया डिफरेंसेस वो इसी वजह से दिया कि मार्केट प्राइस चेंज हो रहा था। आगे क्या बोलता है, द कंपनी प्रपोजेस टू इशू 11 ईयर 15% डिवेंचर बट द yield on डिवेंचर ऑफ द सिमिलर मैच्योरिटी एंड द रिस्क क्लास इज 16%, मतलब तुमको कॉस्ट ऑफ डिवेंचर भी फाइंड करना है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट दे दिया, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तुमको ओवरऑल फाइंड करना है यूजिंग बोथ वेट, यानी बुक वैल्यू पे भी निकालना है, मार्केट वैल्यू पे भी निकालना है। तो पहले कैलकुलेशंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पहला हो जाएगा फॉर इक्विटी, यानी के ई फाइंड करना है। तो क्या फॉर्मूला होता है के ई का, D1/P0 प्लस ग्रोथ। तो अपने को सबसे पहले जो वैल्यू लगेगा वो लिख लेते हैं। D1 डिविडेंड कितना दिया हुआ है, डिविडेंड बोलता है जो तुम इस साल दोगे वो 17.716 का है, 17.716 का है। उसके बाद तुम्हारे प्राइस P0 कितना है, प्राइस देखो दिया हुआ है तुम्हारा, शेयर्स कोटेड हो रहा है 130 में, लेकिन उसका न्यू इशू शेयर्स का प्राइस 125 करके, तो 125 लेना, 130 मत कर देना, ठीक है। जो इशू हो रहा है प्राइस वो इशू प्राइस कंसिडर करते हैं, तो 125। फ्लोटेशन कॉस्ट भी है कितना, 5 रुपए का फ्लोटेशन कॉस्ट है, इशू करने का खर्चा 5 रुपए फ्लोटेशन का आएगा। और ग्रोथ तो अपने फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखो बोलता है कि 5 साल पहले डिविडेंड दिया था 10 रुपए का और अभी डिविडेंड निकल के आता है 16.105 का, तो डिविडेंड का ग्रोथ फाइंड करना होगा तुमको। तो डिविडेंड ग्रोथ कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो 10 रुपीज का पहले डिविडेंड था, उसमें 1 प्लस ग्रोथ कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, 5 साल तक गया। अब वो डिविडेंड कितना आ गया 16.105, 16.105। इसको ना सॉल्व करो, इक्वेशन को सॉल्व करो, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस जी का पावर 5 इक्वल्स टू 16.105 को 10 से डिवाइड करते हो तो 1.6105 हो जाएगा। मैं तो बोला था कि ट्रायल एंड एरर मेथड करना पड़ता है, तो क्या करेंगे अपने लोग जी को कुछ अज्यूम करेंगे, नॉर्मली जी होता है 5%, 10% ऐसा ही कुछ होता है, तो मैं जी को ना 0.05 अज्यूम करता हूँ, 5% पे करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रायल एंड एरर कर रहा हूँ, तो 1.05 हो जाएगा। इसका पावर 5 करके देखो तो 1.05, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब 1.05 को क्या करना पड़ेगा, 1.05 को मल्टीप्लाई करोगे इक्वल्स टू करोगे तो 2 बार हो जाएगा, फिर 3, 4 और 5, 5 बार तुमको करना है। नहीं आया, कितना आया 1.276 आ रहा है, जबकि इससे मैच नहीं किया, इसका मतलब नहीं आया, गलत किया हम लोग, 5% पे नहीं हो सकता है। फिर जी ट्राई करेंगे 10% पे, मतलब 0.10, ट्रायल एंड एरर करो, तो क्या हो जाएगा 1.10 का पावर 5 टाइम, देखो अब कितना आता है 1.1 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2 बार हो गया, फिर इक्वल्स टू करोगे 3 बार, फिर इक्वल्स टू करोगे 4 बार, फिर इक्वल्स टू करोगे तो 5 साल का हो गया 1.61051। देखो ट्राई ट्राई हो गया ना। तो यही है, तुम ट्रायल एंड एरर करके बहुत आसानी से निकाल सकते हो, यानी ग्रोथ रेट अब मेरा 10% करेक्ट है, तो ग्रोथ रेट कितना हो गया, तो जी इक्वल्स टू बोलेंगे 0.10। अब यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो डिविडेंड है 17.716 का, प्राइस है 120 का, क्यों 125 से ये ना माइनस जाएगा तब तुम्हारा प्राइस एडजस्टेड प्राइस आएगा, और डिविडेंड का ग्रोथ 0.10, तो 17.716 होल डिवाइडेड बाई 120 प्लस 0.10 मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर दो तो आ जाएगा 24.76% कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड हो गया, अब रिटेन अर्निंग का भी कॉस्ट फाइंड करना होगा। रिटेन अर्निंग जो फाइंड करोगे ना वो याद रखना, उसका प्राइस कोटेड प्राइस होता है, उसका इशू प्राइस, इक्विटी इशू करते हो, रिटेन अर्निंग थोड़ी इशू कर रहे हो, तो रिटेन अर्निंग के लिए ये प्राइस तुम्हारा 130 कंसिडर होगा, लेकिन इक्विटी जैसे इशू कर रहे हो तो उसका इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, क्लियर है, तो यानी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग यहाँ चेंज हो जाएगा, अब तक किसी सम्स में नहीं देखे थे बट इसमें है, वो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग चेंज होगा। तो सेकंड फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, उसको के आर कहते हैं। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा D1 डिवाइडेड बाई तुम्हारा जो अभी कोटेड प्राइस था, है ना, तो प्राइस प्लस ग्रोथ, तो तुम्हारा डिविडेंड था कितना करके, डिविडेंड था 17.716, 17.716, यहाँ पे प्राइस 130, यहाँ पे कभी भी इशू प्राइस माइनस रोटेशन नहीं करोगे क्योंकि ये इशू नहीं होता है, तो इसका जो कोटेड प्राइस वैल्यू है वही तुमको लेना है, प्लस 0.10 का ग्रोथ, 17.716 डिवाइडेड बाई 130 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाई 100,
यानी आ जाएगा 23.63% कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। अब और किसका कॉस्ट चाहिए? अपने को प्रेफरेंस शेयर्स का भी कॉस्ट चाहिए, है ना? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैसे फाइंड करेंगे? तो प्रेफरेंस शेयर्स 15% वाला है ना? आ जाइए थर्ड नंबर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो क्या हो जाएगा? केपी इक्वल्स टू प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय P0। इसमें तो ग्रोथ नहीं है ना? प्रेफरेंस डिविडेंड का ग्रोथ नहीं होता है। तो प्रेफरेंस कितना है? 15% का है, तो 100 रुपए का फेस वैल्यू, 100 रुपए का 15% यानी 15 का डिविडेंड। इसके प्राइस कितने हैं? तो देखो बोलता है फेस वैल्यू है तो 100 का, रियलाइज हो रहा है 105 में, मतलब तुम इशू ही कर रहे हो 105 में, डिवाइड बाई 105, मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे तो परसेंटेज टर्म में आ जाएगा। 15 डिवाइडेड बाई 105 यानी 14.29% कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब डिबेंचर बचता है, वो निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ डेब्ट, केडी, केडी का क्या बोला है? कंपनी इशू कर रहा है 11 ईयर का 15% डिवेंचर, बट द एल्ड ऑन डिवेंचर ऑफ द सिमिलर मैच्योरिटी और रिस्क क्लास इज 16%। तो देखो ये बहुत मस्त लाइन लिखा है, ये जो क्वेश्चन में ये लाइन लिखा हुआ है ना, बहुत मस्त है ये क्वेश्चन का। ये लाइन बोलता है कंपनी प्रपोज करा कि वो 11 ईयर के लिए 15% डिवेंचर इशू कर रहा है। देखो 15% 15% ही इंटरेस्ट देना है, लेकिन ऐसा इंटरेस्ट दे रहा है कि वो जो मैच्योरिटी होगा उसके हिसाब से सिमिलर रिस्क क्लास का 16% का अर्निंग के जैसा दिखेगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? इस हिसाब से क्या हो जाएगा, अपना मार्केट प्राइस मतलब इशू प्राइस क्या है डिवेंचर का, वो फाइंड करने के लिए ये आपको हेल्प करेगा। आ जाइए, ये अच्छा कैलकुलेशन है इस वाले का। तो यहाँ पे केडी ना रिडीमेबल है, कैसे? तो यहाँ पे रिडम्पशन वैल्यू दिया, मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है ना? टाइम भी दिया हुआ है। तो आई 1 माइनस टी प्लस क्या होता है? रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाई एन, होल डिवाइडेड बाई रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाई 2, और मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे तो परसेंटेज टर्म में आ जाएगा। तो तुम्हारा इंटरेस्ट कितना था? 15% था। तो 100 रुपीज का फेस वैल्यू का 15% मतलब 15 रुपीज। 1 माइनस टैक्स रेट कितना परसेंट है? टैक्स रेट है 30%, तो 0.30। तो देखो नेट प्रोसीड्स कैसे फाइंड करोगे? तुम जो रिटर्न पा रहे हो 15 का, वो क्या है? 16% का रिटर्न है सिमिलर रिस्क क्लास। देखो यहाँ पे बोलते हैं ना, रिस्क क्लास में 16% मैच्योरिटी और सिमिलर रिस्क क्लास में 16% का यील्ड के बराबर का है। तो यील्ड दिया हुआ है, तो यील्ड के हिसाब से तुम्हारा रिटर्न निकाल दिए नेट प्रोसेस में, माइनस तुम्हारा फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है? इशू करने पे 2% ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू तो 100 होता है, तो 100 का 2% तुम्हारा फ्लोटेशन कॉस्ट है। अब बोलोगे सर समझ में नहीं आया। तो 15% का जो इंटरेस्ट तुम पे कर रहे हो, वही यील्ड तुम्हारा 16% के बराबर का है सिमिलर रिस्क क्लास और टाइम पीरियड के लिए। देखो यील्ड के हिसाब से चेक करेंगे तो इसका यील्ड के हिसाब से 16% का रिटर्न है। तो अपने इस हिसाब से इसका क्या कि अपने नेट प्रोसेस पता करेंगे कि कितना आपको मिलने वाला है डिवेंचर। जैसे मान लो 100 के बदले में 100 का तुमको नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है, क्योंकि उसको 16% अर्निंग चाहिए, किसको? इन्वेस्टर्स को। तो इस हिसाब से तुम्हारा कैलकुलेशन यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो 15 डिवाइडेड बाय 0.16 यानी 93.75 पर डिवेंचर इशू हो जाएगा, माइनस 2 रुपए का फ्लोटेशन कॉस्ट, यानी 91.75 रुपीज तुम्हारा नेट प्रोसेस आया। ऐसे तुमको क्या मिलता? मान लो कि तुम्हारा 2 रुपए फ्लोटेशन बात देते हैं 100 में से, तो तुमको 98 मिलता, बट यहाँ ऐसा नहीं है कि 98 तुमको मिल रहा है। 16% रिटर्न उसको अचीव करना है, एल्ड करना है 15% का डिवेंचर का जबकि रिटर्न है। तो उस सिचुएशन पे यहाँ पे तुम्हारा इशू प्राइस ही एडजस्ट होगा उसको मैनेज करने के लिए। तो रिडीमेबल वैल्यू कितना? 100 रुपया, इशू प्राइस 91.75 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड 11 साल का है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 91.75 होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। ये वर्किंग नोट कर रहे थे, ठीक है? सॉल्व कर लो इसको। तो पहले 15 का 0.7 कर लेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 0.7 यानी 10.5 आ रहा है। अब ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, 100 माइनस 91.75 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 10.5 होल डिवाइडेड बाय यानी 11.73% आ रहा है कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। 11.73% का तुम्हारा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आ रहा है। अब अपने को क्या फाइंड करना है? अपने को तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करना है, बुक वैल्यू पे भी और मार्केट वैल्यू पे भी, दोनों का टेबल लगेगा आपको, तो मैं बना के भी समझाता हूँ। देखो ऐसा कुछ खतरनाक सा टेबल बनेगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों पे, यूजिंग बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू दोनों एक ही टेबल में। तो क्योंकि बहुत कुछ कॉमन है दोनों में, है ना? तो सबसे पहले सोर्स, इसके बाद क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो चेंज ही हो गया टेबल का फॉर्मेट। इसके बाद लिखोगे बुक वैल्यू, बुक वैल्यू, उसमें वेट आएगा ये और ये WACC। फिर लिखोगे मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू को BV बोलते हैं, मार्केट वैल्यू को MV कहते हैं। यहाँ पे भी ये वेट और उसके बाद वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जो जो आइटम है तुम्हारे पास वो नाम पहले लिखो। सबसे पहले इक्विटी, फिर रिटेन अर्निंग, फिर प्रेफरेंस, फिर डिवेंचर। इक्विटी, रिटेन अर्निंग, फिर प्रेफरेंस, फिर डिवेंचर।
कॉस्ट क्या है, सबका कॉस्ट अलग अलग निकाल के लिखे हैं। तो इक्विटी का कॉस्ट है, इक्विटी का कॉस्ट है 24.76, 24.76, 24.76%। डिवेंचर अभी तुम शायद फाइंड किए थे, डिवेंचर का निकला 11.73, 11.73%। प्रेफरेंस शेयर्स का भी निकाल चुके हो थोड़ा देर पहले, 14.29, 14.29%। और रिटेन अर्निंग का भी अलग से फाइंड किए थे इस पर्टिकुलर सम्स के लिए, 23.63, 23.63%। तो देखो इक्विटी का तुम्हारा बुक वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू तो जो बुक में है वही वैल्यू कितना 240, 60, 72 और 18, यही तुम्हारा बुक वैल्यू है ना। तो क्या करोगे, ये सबका सब देखो रुपीज दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे कितना है, सभी के सभी कॉमन लैक्स में है, चाहो तो इसको लैक्स में कन्वर्ट कर लो, जैसे 240 लाख है ना, और 60 लाख का है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे रुपीज इन लैख ले लो, तो 240 लाख डिवाइडेड बाय टोटल कितना है तुम्हारा। टोटल जब इसका करके देखोगे तो मैं यहाँ पे टोटल एक बार लिख के दिखाता हूँ। तो देखो 240 प्लस 60, 300 प्लस 72, 372, और यहाँ पे 18, तो 372 प्लस 18, 372 प्लस 18 यानी 390, ये आ जाएगा तुम्हारा 390 लैक्स। तो 240 लाख को टोटल किया इसके साथ तो 390 लाख का आ गया। मार्केट वैल्यू पे देखोगे तो 4 करोड़ प्लस 67,50,000 प्लस 20,80,000 यानी 4883, 4 तुम्हारा बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दे दिया। तो तुम बुक वैल्यू के लिए क्या कर रहे हो, 240 को 390 से डिवाइड कर रहे हो, तो 240 को 390 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा इंडिविजुअली वेट आएगा। तो कितना वेट आएगा, 240 डिवाइडेड बाई 390 यानी आएगा 0.62, राउंड ऑफ करके मैं लिखते चलता। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट वाले का है 60 और फिर 72 है, तो 60 डिवाइडेड बाई 390, फिर 72 डिवाइडेड बाई 390 और लास्ट वाले का 18 डिवाइडेड बाई 390। सबका वेट वैसे ही फाइंड कर रहा हूँ। तो 390 1 डिवाइडेड बाई 390 मल्टीप्लाई बाय 60 यानी 0.15, 0.18, 0.05 निकल गया सबका वेट। अब क्या करो, कॉस्ट दिया हुआ है, वेट से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 24.76 को मल्टीप्लाई कर दो 0.62 के साथ, तभी तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलेगा। तो 15.35%, फिर 23.63 मल्टीप्लाई बाय 0.15 यानी 3.54%, फिर है 14.29 मल्टीप्लाई बाय 0.18 यानी 2.57%, 11.73 मल्टीप्लाई बाय 0.05 यानी 0.59%। ऐड कर देंगे तो इसका भी एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलेगा बुक वैल्यू पे 15.35 प्लस 3.54 प्लस 2.57 प्लस 0.59 यानी 22.05% जो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू। अब अपने लोग मार्केट वैल्यू पे कैसे फाइंड करेंगे, मार्केट वैल्यू थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। कैसे, तो देखो तुम्हारा मार्केट वैल्यू कितना दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू इक्विटी का दे दिया है 4 करोड़ का, लेकिन इस 4 करोड़ के अंदर ही क्या होता है, रिटेन अर्निंग का भी प्रोपोर्शन होता है। तो इक्विटी और रिटेन अर्निंग का जो प्रोपोर्शन यहाँ पे है वो पहले फाइंड कर लो। कैसे, तो देखो 240 का इक्विटी और 60 का तुम्हारा रिटेन अर्निंग, तो रेशियो कितना आ रहा है 4:1, यानी 4:1 में तुम क्या करोगे, 4 करोड़ को बांट दोगे। आ जाओ, 4 करोड़ को मैं बांटता हूं, तो आएगा 320 इक्विटी के लिए, 320 डिवाइडेड बाई, अब देखोगे इसका टोटल कितना है 488.3 है ना, रुपीज इन लाख कॉमन लेने पे 488.30, तो कितना आ जाएगा 320 डिवाइडेड बाई 488.30 यानी वेट आ जाएगा 0.66 का। तो इक्विटी हो गया, तो रिटर्न अर्निंग कितना बचेगा, टोटल तो 400 का था, 400 से 320 ले लिए तो 80 बचेगा, 80 डिवाइडेड बाई 488.30। मैं एक दो लिख दे रहा हूँ, सब लिखने वाली जगह नहीं है तो इसलिए छोटा छोटा लिख के समझा दे रहा हूँ। तो 80 डिवाइडेड बाई 488.30 यानी दूसरे वाले का आएगा 0.16। अब ऐसे सबका फाइंड कर लो, सबका मतलब अब देखो दूसरे वाले के बाद तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर्स का 67.5 है, तो 67.5 पकड़ लो डिवाइडेड बाई 488.3 पकड़ लो, तो डायरेक्टली वेट निकल गया कितना 0.14 का। लास्ट वाले का करोगे तो 20.8 पकड़ लोगे, रुपीज इन लैक्स कॉमन ले चुका हूँ, डिवाइड बाई 488.3
यानी 0.04। हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? तो ये तुम्हारा कॉस्ट है और ये तुम्हारा वेट है। आपस में मल्टीप्लाई करो, लास्ट कॉलम में बैठा दो। तो 0.66 मल्टीप्लाई बाय 24.76 यानी 16.34%। 0.16 मल्टीप्लाई बाय 23.63 यानी 3.78%। 14.29 मल्टीप्लाई बाय 0.14 यानी 2%। आएगा 0.4647 कर देते, इसको राउंड ऑफ करके 0.47 कर देते परसेंटेज। सबको ऐड कर देंगे, आ जाएगा। तो 16.34 प्लस 3.78 प्लस 2 प्लस 0.47 यानी 22.59% इसका मार्जिनल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया। तो देखिए अपने का क्वेश्चन में इतना ही चीज पूछा था, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही अपने को फाइंड करना था और सब कुछ अपने लोग यूज कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए क्या बोलता है, अमृत कॉर्पोरेशन हैज द फॉलोइंग बुक वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर। वापस से ये सारे के सारे क्या है आपके बुक वैल्यू है। इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया, प्रेफरेंस दे दिया, रिटर्न अर्निंग दे दिया, डिवेंचर दे दिया, टर्म लोन दे दिया। द कंपनी लास्ट ईयर अर्निंग पर शेयर वाज ₹5 एंड इट मेंटेन अ डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ 60%। यानी अर्निंग तुम्हारी ₹5 है, तो उसका 60% आप क्या करोगे, डिविडेंड डिक्लेयर करोगे। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 10%। इक्विटी पे जो रिटर्न मिलता है वो 10% का है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो 10% है, इसका मतलब ये क्या है, आपके आर है, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। फिर बोलता है द मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है, 20.80। बस इतना के बेसिस पे, यहाँ तक के बेसिस पे आप क्या करो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पहले फाइंड करोगे, तो क्योंकि आपको लगेगा इसके बिना तो ऑप्शन आगे कर ही नहीं पाएंगे। तो आते हैं सॉल्यूशन पे। तो क्वेश्चन नंबर 14, सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन आपके काम का है, सबसे पहले आपके काम का है कि डिविडेंड अर्निंग दे दिया आपका, ई इक्वल्स टू ₹5 है। तो डी जीरो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आप जितना अर्निंग कर रहे हैं उसका 60% आप डिविडेंड पे कर रहे हैं। तो ₹5 का 60% यानी ₹3 आपका डिविडेंड हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, फिर बोलता है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आर, आर इक्वल्स टू है 0.10। देखिए आप 60% डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो 40% तो रिटर्न आप अपने पास रख के रख रहे हैं, यानी रिटेंशन रेशियो बी इक्वल्स टू कितना 40%। तो ग्रोथ कैसे निकलता है, ग्रोथ इक्वल्स टू बी आर होता है, डिविडेंड पॉलिसी में मैंने आपको समझाया था। तो 0.10 मल्टीप्लाई बाय 0.40, तो 0.10 मल्टीप्लाई बाय 0.40 यानी 0.04, ये आपका ग्रोथ रेट है। फिर आपका प्राइस कितना दिया हुआ था, बोलता है मार्केट प्राइस 20.80 है, यानी पी जीरो इक्वल्स टू ₹20.80 है। अब आप के ई फाइंड कर सकते हैं, देयरफॉर के ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी जीरो 1 प्लस ग्रोथ, क्योंकि डिविडेंड आपका लास्ट ईयर का करंट ईयर का आपको फाइंड करना है, डिवाइडेड बाई पी जीरो प्लस ग्रोथ रेट। तो डिविडेंड हो गया आपका कितना, डिविडेंड है आपका ₹3 का। तो 1 प्लस 0.04 डिवाइडेड बाई प्राइस है 20.80 और ग्रोथ है 0.04 का। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1.04 होल डिवाइडेड बाय 20.8 प्लस 0.04 यानी 19% इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो अपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लिए। अब आगे का लाइन पढ़ते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड आफ्टर 10 ईयर। देखो इसका तो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल है ना, 10 साल बाद रिडीम होगा। करंट सेलिंग प्राइस ₹90 का है, रिडम्पशन कुछ नहीं दिया तो एट पार पे करेंगे, फेस वैल्यू पे करेंगे, है ना। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फाइंड करते हैं। सेकंड केपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आपका क्या रहता है आरबी माइनस नेट प्रोसीड्स, रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाई एन होल डिवाइडेड बाई आरबी प्लस एनपी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे तो परसेंटेज टर्म में आ जाएगा। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना, प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो तुम्हारा 15% है, तो ₹100 का 15% है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड ₹15 का। रिडम्पशन कुछ नहीं बोला तो फेस वैल्यू पे। और तुम अभी जो इशू कर रहे हो कितने में कर रहे हो, ₹90 में सेल कर रहे हो, तो 90 डिवाइडेड बाई 10 ईयर का रिडम्पशन पीरियड डिवाइडेड बाई 100 प्लस 90 होल डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करो। तो 10 डिवाइडेड बाई 10 हो गया, तो यहाँ पे तो 1 बचा प्लस 15, तो 16 हो गया डिवाइडेड बाई 190 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, यानी 95 मल्टीप्लाई बाई 100, 16.84%। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी आ गए। अब आते हैं, आपने डिवेंचर का भी कहानी दे दिया। देखो बोलता है डिवेंचर हो रिडीम आफ्टर 6 ईयर आर करेंटली सेलिंग एट 75, यानी ये तुम्हारा नेट प्रोसीड्स का वैल्यू है। और जब कुछ नहीं बोला है तो रिडम्पशन कितना होगा, फेस वैल्यू पे होगा, 100 पे होगा, है ना। तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स फाइंड कर लेंगे। तो थर्ड नंबर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, यानी केडी फाइंड कर रहे हो, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिडम्पशन वाला यानी आई 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस नेट प्रोसीड्स होल डिवाइडेड बाई एन होल डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एनपी
डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो। तो इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट तुम्हारे डिवेंचर पे 14% है, तो 100 का 14% यानी 14 रुपीज। 1 माइनस टैक्स रेट कितना है? टैक्स रेट है 40% इज टैक्स रेट, यानी 0.40 प्लस रिडेमेबल वैल्यू 100 माइनस नेट प्रोसीड्स कितना? करंट सेलिंग प्राइस ऑफ डिवेंचर इज ₹75। तो 75 रिडम्पशन 6 ईयर के बाद होगा, डिवाइडेड बाई 100 प्लस 75 होल डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको आराम से आप सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। मतलब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स का आपका आंसर आ जाएगा। तो 14 मल्टीप्लाई बाई 0.6 यानी ये आएगा 8.40 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 6 4.17 होल डिवाइडेड बाई 175 डिवाइडेड बाई 2 यानी 87.50 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 8.4 प्लस 4.17 डिवाइडेड बाई 87.5 यानी अपने आ रहे हैं 14.37% इज कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। लेकिन जितना बोला उतना काम करने से काम नहीं चलेगा। आप देखोगे यहाँ पे टर्म लोन भी है, दिख रहा है ये टर्म लोन, इसका तो कुछ भी नहीं बोला है। इसका मतलब कि ये इरिडेमेबल टर्म लोन है, तो आपका इसका भी कॉस्ट फाइंड करना होगा, क्योंकि टैक्स रेट तो है ना, कुछ नहीं होने से तो टैक्स तो कम से कम जाएगा, आपको वो करना पड़ेगा। तो फोर्थ नंबर कॉस्ट ऑफ टर्म लोन, ये भी केडी है ना। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I1 - T। तो टर्म लोन का कॉस्ट कितना? अभी लग रहा है आपको 13% और 40% का टैक्स है, तो 13% 1 माइनस 0.40, तो 13 मल्टीप्लाई बाई 0.6 यानी 7.8% आपका कॉस्ट ऑफ टर्म लोन हो जाएगा। सबका कॉस्ट आपने फाइंड कर लिया। अब आगे क्या करना है आपको, ये अब आपका क्वेश्चन मैंने स्टार्ट होगा। बोलता है कैलकुलेट करो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू प्रोपोर्शन। बुक वैल्यू पे नहीं, मार्केट वैल्यू पे फाइंड करना है। तो टेबल बनाता हूँ फिर समझाऊंगा। तो लिखेंगे कैलकुलेशन, ये आपका फर्स्ट नंबर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ए नंबर फाइंड करना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ WACC यूजिंग मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू। सबसे पहले आप क्या लिखते हो? सोर्स लिखते हो, फिर लिखते हो अमाउंट, तो अमाउंट रुपीज, फिर आप लिखते हो क्या? वेट, उसके बाद लिखते हो आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर निकलता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सोर्स में बड़ा सावधानी से देखो, तुम्हारे सबसे पहले सोर्स में इक्विटी आएंगे। देखो अब यहाँ पे पहले जो अपने बुक वैल्यू थे ना, तो उसमें इक्विटी भी है और रिटेन अर्निंग भी है, दिख रहा होगा कि इक्विटी भी है, रिटेन अर्निंग भी है। मैं बताया था कि इक्विटी का कॉस्ट तो होता है जिसको कि ई बोलते हैं, रिटेन अर्निंग का भी कॉस्ट होता है, लेकिन हर जगह रिटेन अर्निंग का कॉस्ट नहीं निकलता। वहाँ पे हर जगह क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग होता है। इस पूरे सम्स के अंदर तुम देखोगे तो तुम्हारे बुक वैल्यू जो है, मार्केट प्राइस जो है इक्विटी के तो है, लेकिन ऐसा कहीं पे डिफरेंस नहीं है। जैसे मान लो कि पिछले सम से जो किए थे वहाँ पे इशू प्राइस अलग था, कोटेड प्राइस अलग था, तो कोटेड प्राइस के बेसिस पे कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग निकला था, बट यहाँ तो कोटेड प्राइस ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ तो जो है वो इशू प्राइस ही है, यानी आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग भी होगा। तो आप क्या करोगे? जब मार्केट वैल्यू वेट को यूज करोगे तो इक्विटी और रिटेन अर्निंग अलग अलग करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको वैसे ही रहने दो। यानी आप डायरेक्टली सिर्फ इक्विटी लिखोगे और मार्केट वैल्यू के बेसिस पे वो वैल्यू आ जाएगा। तो इक्विटी में मार्केट वैल्यू कितना? देखो तुम्हारे पास कितना इक्विटी था? इक्विटी था आपके पास 50 लाख का, और मार्केट का प्राइस क्या चला इक्विटी का? 20.8 का। तो 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 20.80, तो कितना आ जाएगा? तो 50 लाख को 20.80 से मल्टीप्लाई करो, 20.8 मल्टीप्लाई बाय 50 यानी 1040 लैक्स, ये रुपीज इन लैक्स है, ठीक है। तो 1040 आएगा। इक्विटी के बाद क्या लोगे? इक्विटी के बाद लोगे प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स कितना? प्रेफरेंस शेयर्स भी आपके पास है 50,000 शेयर्स है, ठीक है। तो 50,000, और प्रेफरेंस शेयर्स का प्राइस क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स का सेलिंग प्राइस 90 रुपी करके है, वही इसका मार्केट प्राइस है अभी 90। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 90, बट रुपीज इन लैक्स ले रहा है, ध्यान रखना है, यानी आपका ये 45 आएगा। इसके बाद आपके डिवेंचर्स हैं कितना? तो 2,50,000 डिवेंचर्स है, और डिवेंचर का प्राइस कितना है? डिवेंचर का प्राइस 75 करके है। तो डिवेंचर 2,50,000, 2,50,000 मल्टीप्लाई कितना होगा? डिवेंचर का करंट प्राइस 75 करके, तो 75 से मल्टीप्लाई कर दो। 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 75 होल डिवाइडेड बाई 1 लाख करना, क्योंकि लैक्स कॉमन ले रहे हो, तो 187.50। इसके बाद टर्म लोन है, टर्म लोन कितना? टर्म लोन उसमें तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ है, जो टर्म लोन जैसे था वैसे ही रह जाएगा। यानी टर्म लोन कितने का है? 4 करोड़ का है ना, तो 4 करोड़ का यानी 400 हो जाएगा। ऐड कर दो इसको टोटल में, तो 1040 प्लस 45 प्लस 187.5 प्लस 400, यानी टोटल आएगा 1672.50 लैक्स का।
अब क्या करोगे, वेट निकाल लो। तो पहला का वेट आ रहा है 0.62, दूसरे का वेट आ रहा है 0.03, तीसरे का वेट आ रहा है 0.11, चौथे का वेट आएगा 0.24। अब क्या करोगे, कॉस्ट देख लो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना था। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम लोग फाइंड किए थे 19%, प्रेफरेंस का 16.84, प्रेफरेंस का 16.84%, इक्विटी का 19%, टर्म लोन का 7.8% और डिवेंचर्स का कितना 14.37%, 14.37%। मल्टीप्लाई कर दो वेट को ओवरऑल कॉस्ट के साथ, आ जाएगा 19 मल्टीप्लाई बाय 0.62 यानी 11.78%। फिर 0.03 मल्टीप्लाई बाय 16.84 यानी 0.51%। 0.11 मल्टीप्लाई बाय 14.37% यानी 1.58%। 0.24 मल्टीप्लाई बाय 7.8 यानी 1.87%। ऐड कर देंगे 11.78 प्लस 0.51 प्लस 1.58 प्लस 1.87 यानी 15.74% आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब देखो इसका बी नंबर तो और इंटरेस्टिंग है, वो तो डिटरमाइन करो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ इट नीड्स 5 crore next year assuming amount will be raised 60% via equity, 20% via debt and 20% via retained earning। देखो तुमको 5 करोड़ चाहिए, इसका 3 पोर्शन निकाला गया, पहले इक्विटी, फिर रिटेन्ड अर्निंग, उसके बाद ना डेप्ट है। कितना इक्विटी रेज कर रहा है, इक्विटी में 60%, तो देखो 5 करोड़ का 60% निकालो यानी 3 करोड़ रुपीज, 3 करोड़ का। रिटेन अर्निंग कितना परसेंट है, रिटेन अर्निंग है 20%, तो 5 करोड़ का 20% यानी 1 करोड़ का रिटेन अर्निंग, 1 CR का रिटेन अर्निंग। तो डेप्ट कितना बचेगा, टोटल 5 में से तो 4 निकल ही गया यानी 1 करोड़ का डेप्ट है, 1 करोड़ का डेप्ट है। अब डेप्ट में खेला है, क्या खेला है उसमें, तो बोलता है कि डेप्ट अप टू 40 लाख जो होगा वो 13% होगा, और बियॉन्ड 40 लाख होगा डेप्ट तो वो 15% का होगा। तो डेप्ट का ना फिर पार्ट कर दिया, क्या किया है, तो एक तो कर दिया तुम्हारा, एक है अप टू कितना 40 लैक्स, कितना एट द रेट 13%, उसके बाद अबव 40 लाख दैट इज कितना बचता है, 1 करोड़ 40 लाख तो निकल गया, 60 लाख ना, 60 लैक्स का एट द रेट कितना परसेंट, उस पर लगेगा 15%। ये है तुम्हारा खेल। तो यानी तुमको कॉस्ट ऑफ डेप्ट वापस से फाइंड करना पड़ जाएगा, है ना। और इक्विटी का भी कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, चेक कर लेते हैं। इक्विटी शेयर विल फेच नेट प्राइस ऑफ 14 एंड कॉस्ट ऑफ, हाँ इक्विटी शेयर का प्राइस चेंज हो गया तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी चेंज हो जाएगा। आते हैं, तो देखो बी नंबर रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ई करेंगे, तो कैसे, तो 3 रुपया का तुम्हारा डिविडेंड था, 1 प्लस 0.04 का ग्रोथ था, डिवाइडेड बाई तुम्हारा अभी प्राइस कितना, अब बोलता है इक्विटी का प्राइस जो है बाजार का 14 रुपया हो गया, तो 14 प्लस 0.04 निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1.04 डिवाइडेड बाई 14 प्लस 0.04 यानी 26.29% अब रिवाइज कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। कॉस्ट ऑफ डेप्ट भी फाइंड करेंगे, कॉस्ट ऑफ डेप्ट का दो है, एक तो 13% है, एक 15% है। एट द रेट 13% तो क्या निकलेगा, I1 - T, तो 13%। और टैक्स रेट कितना, टैक्स रेट तो अर्लियर वाला, अर्लियर टैक्स रेट कितना था, टैक्स रेट था 40%, 0.40, तो निकाल दो 13 मल्टीप्लाई बाय 0.6 यानी 7.8%। उसके बाद फिर के डी एट द रेट 15%, तो सेम तरीके से 15 1 माइनस 0.40 तो हो जाएगा 1 माइनस 0.40, तो यानी 15 माइनस 40% यानी 9%। ये तुम्हारा दो डेप्ट का अलग अलग परसेंटेज निकल गया। आगे क्या बोलता है, तुमको फाइंड करना मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, चलो अब आसानी से बन जाएगा। ये हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये तो सोर्स, ये अमाउंट, ये हो जाएगा तुम्हारा वेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सोर्स में पहले इक्विटी, यहाँ इक्विटी ले लिए, अब ले लेंगे अपने रिटेन अर्निंग। डेप्ट में दो था, एक तो था 13% डेप्ट, एक था 15% डेप्ट।
ये अभी जो नया प्रपोजल है उसका सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड कर रहा है, एग्जिस्टिंग जो था उसका कुछ नहीं कर रहा है। तो इक्विटी कितना, इक्विटी मैं टेबल में बना के आपको दिखाया, इक्विटी आपके 3 करोड़, रिटेन अर्निंग 1 करोड़ का, तो 3 CR, 1 CR, डेप्ट कितना आपका 13% डेप्ट थे आपके 40 lakhs के, तो 0.4 CR और ये 0.6 CR, टोटल कितना 5 करोड़ का 5 CR, वेट निकाल लो, यानी 0.60, 0.20, 0.08, 0.12। कॉस्ट कैसे है, तो अभी जस्ट कॉस्ट फाइंड किए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकला था अपने कितना, रिवाइज कॉस्ट ऑफ इक्विटी 26.29, 26.29%। सेम ही रिटेन अर्निंग का भी कॉस्ट होता है, चेंज नहीं होगा जब तक कि सिचुएशन चेंज ना हो जाए। डिवेंचर का एक तो 7.8% और एक 9%, बस मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, आ गया, कहानी खत्म। मल्टीप्लाई करते हैं, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 26.29, यानी 15.77%। 26.29 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 5.26%। 7.8 मल्टीप्लाई बाय 0.08, 0.62%। 0.12 मल्टीप्लाई बाय 9, 1.08%। सबको ऐड कर दो, 15.77 प्लस 5.26 प्लस 0.62 प्लस 1.08, यानी 22.73% जो मार्जिनल आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। अब आते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। ये भी बहुत जानदार क्वेश्चन है। इसमें भी ऐसा चीज में आपको फाइंड करना पड़ेगा ना, जब तक आप तो अब सीखे ही नहीं है, सीखे हैं बट यहाँ पे बैक कैलकुलेशन मेथड यूज करके आपको यूज करना पड़ेगा, इसको सोल्यूशन करना पड़ेगा। देखिए क्या बोलता है, जेबरा डायनेमिक्स लिमिटेड अ डाइवर्सिफाइड इंजीनियरिंग फर्म इज करेंटली अंडरगोइंग अ स्ट्रेटेजिक रिव्यू ऑफ इट्स कैपिटल फाइनेंसिंग। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज सेट स्ट्रिक्ट हर्डल फॉर द न्यू प्रोजेक्ट अप्रूवल। तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट वो लोग अप्रूव करने से पहले मैनेजमेंट से अप्रूवल मिलना थोड़ा मुश्किल दिखता है इन लोगों को। फिर बोलता है द चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर हैज स्टेटेड दैट द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेस्ड ऑन बुक वैल्यू वेट इज करेंटली 11%। यानी ये आपको ना WACC दे दिया, किस बेसिस पे, बुक वैल्यू के बेसिस पे 11% दे दिया। जबकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब WACC मार्केट वैल्यू वेट से, यानी WACC किस पे, मार्केट वैल्यू के वेट से एग्जैक्टली 150 बेसिस पॉइंट हायर है। 150 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1.5%। मतलब 150 को 100 से डिवाइड करोगे तो परसेंटेज टर्म में वो 1.5% ज्यादा है। तो यानी मार्केट वैल्यू का वेट कितना, यदि आप ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब WACC फाइंड कर रहे हो, यानी वो 12.5% बताना चाहता है। तो आपके पास यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल के दे दिया, लेकिन ये नहीं पता है कि किसका कॉस्ट कितना है, मतलब इक्विटी का कॉस्ट कितना है और डेप्ट का कॉस्ट कितना है। यहाँ पे आपके कंपोनेंट में इक्विटी और डेप्ट ही है। कैसे पता चला, तो देखो यहाँ पे तो जो दिया है वो इन्फॉर्मेशन मान लो कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करने में तुमको हेल्प करेगा, अभी नहीं। कैपिटल स्ट्रक्चर को देख के देखो, बुक वैल्यू टर्म में देखोगे तो कंपनी मेंटेन करता है ट्रेडिशनल बैलेंस शीट अप्रोच, जिसमें इक्वल वेट इक्विटी और डेप्ट का है, ये बुक वैल्यू के लिए है। और मार्केट वैल्यू के लिए बोलता है द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज 3 टाइम द बुक वैल्यू व्हाइल द डेप्ट ट्रेड एट पार, मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट इक्वल्स टू बुक वैल्यू। बोलता है यहाँ पे इक्विटी 3 टाइम है और डेप्ट 1 टाइम है, लेकिन ये नहीं पता हम लोगों को कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या होगा। बहुत मस्त क्वेश्चन है, आइए सोल्यूशन में मैं समझाता हूँ कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखो हम लोग क्या करते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनाने के लिए क्या करते हैं, आप लोग क्या करेंगे, छोटा छोटा टेबल बना के ना वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते थे वो एक बार समझाता हूँ। देखो ये हो जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बुक वैल्यू पे, क्या क्या होगा, सोर्स होगा, यहाँ पे अमाउंट मत लिखना क्योंकि अमाउंट पता ही नहीं है, यहाँ पे लिखोगे वेट, फिर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर WACC। यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये मार्केट वैल्यू से, मार्केट वैल्यू से, यहाँ पे भी सेम सोर्स, यहाँ पे वेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं पता और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सोर्स में है पहला इक्विटी, फिर डेप्ट, इक्विटी डेप्ट। यहाँ पे इक्विटी और डेप्ट का जो वेट था ना वो इक्वल इक्वल वेट बताया था। कॉस्ट मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूँ कॉस्ट ऑफ इक्विटी X%, कॉस्ट ऑफ डेप्ट Y%। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगा, ये X ये Y है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा X प्लस वाई, ये टोटल दिया हुआ है 11%। ये लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकाला तो 11% निकल के आया था। तो देखो इक्विटी का वेट क्या बोला था, 3 टाइम इक्विटी 1 टाइम डेप्ट, यानी 3/4, ये 1/4, यानी हो जाएगा 0.75, ये हो जाएगा 0.25 वेट। इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी को एक्स माने, कॉस्ट ऑफ डेप्ट को वाई माने हैं। तो 0.75x, 0.25y। तो अपने क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे। तो पहले में है x प्लस वाई
इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा 0.75x 0.25y इक्वल्स टू 12.5%, है ना। ये इक्वल्स टू 11 है और यहाँ पे 0.75x प्लस 0.25y इक्वल्स टू 12.5 है। आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.75 से, क्योंकि आपको तो इसको काटना पड़ेगा ना। तो आ जाएगा 0.75x प्लस 0.75y इक्वल्स टू 7 पॉइंट नहीं, अलग ही आएगा, 11 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, 11 मल्टीप्लाई बाय 0.75 यानी 8.25 आएगा, 8.25 0.75x प्लस 0.25y इक्वल्स टू 12.5। कट पिट करो इसको, माइनस साइन चल जाएगा, इसका माइनस ये कट गया, तो 0.75 से 0.25 गया तो 0.5y इक्वल्स टू 8.25 माइनस 12.5। एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 1/1 वेट का मतलब 1/2 है, 1/2 है, यानी ये 0.5 होता, ये भी 0.5 होता, तो मैं तो इसको चेंज कर दूंगा, इधर गलत हो गया, ठीक है, इसको रिवाइज कर लेता हूँ एक बार। तो ये हो जाएगा आपका 0.5x 0.5y, तो टोटल हो जाएगा 0.5x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 11% दिया हुआ था, तो यहाँ पे उस अकॉर्डिंगली इसको चेंज करना पड़ेगा, 0.5x 0.5y इक्वल्स टू 11 है, तो ये चेंज हो जाएगा पूरा, इसको चेंज कर देता हूँ। अब क्या करना होगा, अपने को ना इसको रिड्यूस करना है, तो किसी x को चाहे y को रिड्यूस करते हैं, तो 0.5 0.75 डिवाइड बाई 0.5 करो, यानी इसको मल्टीप्लाई कर लो 1.5 से, तो हो जाएगा 0.75x प्लस 0.75y इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई बाई 1.5 यानी 16.5 0.75x प्लस 0.25y इक्वल्स टू 12.5। अब ये रिड्यूस होने लायक हो गया, ये कट गया, तो बचा कितना 0.5y इक्वल्स टू 4 बचेगा, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 8% तुम्हारा कॉस्ट ऑफ डेप्ट है। अब y आ गया तो किसी इक्वेशन में पुट करके x भी निकाल लेंगे नाउ, 0.5x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 11 दिया हुआ है ना, तो 0.5x प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल्स टू 11, तो 0.5x इक्वल्स टू कितना, यहाँ 4 हो जाएगा तो माइनस जाएगा 7, तो x इक्वल्स टू 14%। आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी 14%, कॉस्ट ऑफ डेप्ट आपका 8%। तो ये तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी और डेप्ट निकला, लेकिन अब यहाँ पे कहानी क्या होगा, देखिए ए लिमिटेड का सिक्योरिटी, बी लिमिटेड का सिक्योरिटी, दोनों का ही आपका सीएपीएम का रिटर्न दे दिया और बीटा दे दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि पर्टिकुलरली इक्विटी शेयर्स का कॉस्ट क्या आने वाला है, ठीक है। तो अपने लोग उसको कैसे फाइंड करेंगे, अपने लोग वो क्यों फाइंड करेंगे, देखिए आपका रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट बीटा ऑफ द कंपनी, कंपनी का बीटा फाइंड करना होगा, कंपनी का बीटा नहीं है, दो सिक्योरिटी का बीटा है, दो सिक्योरिटी का सीएपीएम रिटर्न है, बट बीटा नहीं है, तो कैसे फाइंड करते हैं, देखिए कैलकुलेशन फॉर बीटा, तो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी भी दोनों का अलग अलग है, सिक्योरिटी ए का बीटा 1.2 है और सीएपीएम रिटर्न 15.2 है। हम लोग सीएपीएम कैसे फाइंड करते हैं, सीएपीएम का फॉर्मूला हो जाता है आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे सीएपीएम सिक्योरिटी ए का कितना है 15.2%, तो 15.2% इक्वल्स टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न नहीं पता, बट उसका बीटा है, उसका बीटा कितना है, उसका बीटा 1.2 है, 1.2 अपने को, रिस्क प्रीमियम भी नहीं पता, इसको रिस्क प्रीमियम कहते हैं, नहीं पता, इसको इक्वेशन 1 बना दो। दूसरा देखोगे तो दूसरे सिक्योरिटी के लिए क्या है 12.8% रिटर्न है, तो 12.8% इक्वल्स टू आर एफ प्लस इसके बीटा कितना है, इसके बीटा है 0.8, तो 0.8 आर एम माइनस आर एफ, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब आप क्या करो, इसी दो इक्वेशन को पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, तो क्या हो जाएगा, ये आप देखोगे साइन चेंज करके ये कट गया, तो क्या बचता है माइनस कर लो, 15.2 माइनस 12.8 तो बचता है 2.4% इक्वल्स टू, अब ये आपस में माइनस होगा तो 1.2 माइनस 0.8 यानी 0.4, 0.4 आर एम माइनस आर एफ, डिवाइड कर दोगे तो निकल जाएगा 2.4 डिवाइडेड बाई 0.4, यानी आर एम माइनस आर एफ का वैल्यू कितना 6%, ये आपका रिस्क प्रीमियम का वैल्यू भी निकल गया। अब जो अपने लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकला, अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आया था
देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी 14% था। अच्छा अपने RM माइनस RF आ गया ना, यानी रिस्क प्रीमियम आ गया। अब अपने क्या करेंगे, RF फाइंड कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कितने हैं अपने पास, 15.2 परसेंटेज प्लस, सॉरी 15.2 परसेंटेज इक्वल्स टू RF प्लस 1.2 मल्टीप्लाई बाय रिस्क प्रीमियम 6%। बस इसको सॉल्व करके RF निकाल लो। 6 मल्टीप्लाई बाय 1.2 माइनस कर दो 15.2 से, यानी 8%। RF इक्वल्स टू 8% आ गया। मोटा मोटी सब कुछ आपको मिल गया, अब बेटा आराम से निकाल पाएंगे। तो देखिए नाउ, अभी हम लोग जो फाइंड किए थे कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो 14% था, तो उसमें 14% इक्वल्स टू क्या, RF प्लस बीटा RM माइनस RF। तो यहाँ पे 14% इक्वल्स टू RF का वैल्यू 8%, बीटा नहीं पता इस कंपनी का, लेकिन रिस्क प्रीमियम 6% है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, 14 से 8 माइनस करो, 14 माइनस 8 यानी 6% इक्वल्स टू बीटा, और यहाँ पे 6%, तो ये तो कट गया आपस में, यानी बीटा इक्वल्स टू एक्जैक्टली क्या, 1। इस कंपनी का बीटा 1 है। तो अपने लोग थर्ड नंबर पॉइंट का आंसर पहले सॉल्व कर लिए, आसान था इसलिए पहले इसको कर लिए। उसके बाद अपने कॉस्ट का कंपोनेंट ब्रेकअप कर चुके। तो बोलता है कैलकुलेट द कॉर्पोरेट टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी अज्यूमिंग डिस्काउंट ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आर टैक्स डिडक्टेबल। मतलब तुमको कॉस्ट ऑफ डेब्ट तो पता था, कॉस्ट ऑफ डेब्ट हम लोग फाइंड किए थे कितना, 8% का। जब दो इक्वेशन लोग सॉल्व किए तो एक्स और वाई निकला था ना, तो एक्स तो था आपके कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो थे वो आपके वाई थे, वो 8% थे। तो आपके 8% कॉस्ट ऑफ डेप्ट है, रेडिमल वैल्यू वाला कॉस्ट ऑफ डेप्ट यूज करो, रोमन 2 केडी इक्वल। देखो यहाँ कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज है, आई यहाँ पे 1 माइनस टी करते थे बट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोलता है यदि आपने इशू किया और डिस्काउंट दिया तो उस पर भी टीडीएस है, रिडम्पशन के टाइम में प्रीमियम दोगे तो उस पर भी टीडीएस है। तो अपने यहाँ पे फॉर्मूला ही तो चेंज आएगा, आई प्लस आरवी माइनस एनपी होल डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई आरवी, सॉरी 2 नहीं एन होता है, आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे 1 माइनस टी आपको करना होगा लास्ट की तरफ। तो यहाँ पे आपका मान लीजिए केडी कितना दिया होता है, 0.08 निकला था अपने। आई का वैल्यू कितना, कूपन रेट देखिएगा 7% इंटरेस्ट रेट है, 7% कूपन रेट मतलब 7% इंटरेस्ट, तो 100 का 100 का 10 7% 7 हो जाएगा। रिडीमेबल वैल्यू कितना, तो देखिए रिडीमेबल वैल्यू बोलता है रिडीम्ड एट पार, पार कितना 100 रुपया का, और इशू हुआ 90 में, तो 100 माइनस 90 और 4 साल का रिडम्पशन पीरियड डिवाइडेड बाई 100 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2 और 1 माइनस टी, टैक्स रेट नहीं पता है आपको। अब इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 4 यानी 2.5, तो यानी 9.5 ऊपर बचता है, नीचे बचेगा 95 और यहाँ 0.08, तो 9.5 डिवाइडेड बाई 95 यानी 0.1 बचेगा आगे, ये 1 माइनस टी ऐसे ही रहेगा। 0.08 इक्वल्स टू 0.1, 1 माइनस टी। अब आप क्या करो, 0.08 के नीचे इसको ले जाओ, 0.08 डिवाइडेड बाई 0.1 यानी 0.8 इक्वल्स टू 1 माइनस टी। तो इधर आ जाएगा तो टी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 20.20 यानी 20%। टैक्स रेट इज 20%। तीनों ही रिक्वायरमेंट अपने कैलकुलेट कर चुके। फर्स्ट तो पहले कर लिए, सेकंड में आपने बीटा कैलकुलेट किया, और थर्ड में आपने क्या किया, टैक्स रेट कैलकुलेट किया। ये सम्स इतना खतरनाक था, मुझे बनाने में कितना झमेला हुआ, लेकिन बहुत मस्त क्वेश्चन था, बहुत कुछ आपको समझने को मिला होगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके रिसेंटली आरटीपी में 2026 से क्वेश्चन है, ठीक है। अब अपना आखिरी क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, बोलता है Genzi Limited is planning to introduce a new product with a project life of 10 years। 10 साल का लाइफ का एक प्रोजेक्ट वो लोग इंट्रोड्यूस कर रहा है। द इनिशियल इक्विपमेंट कॉस्ट जो होगा वो 2.5 करोड़ का होगा, और 10 साल के बाद उसी इक्विपमेंट को हम लोग रीसेल कर सकते हैं और उसे 50 लाख रुपए अपने को मिल जाएगा। वर्किंग कैपिटल लगाना होगा 30 लाख रुपया का, और जब हम लोग प्रोजेक्ट को खत्म कर देंगे 10वें साल पे, तो वो वर्किंग कैपिटल हम लोग का फिर वापस से रिलीज हो जाएगा, हमारे पास वापस आ जाएगा। प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया गया फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से, पहला इक्विटी है, डिवेंचर है और प्रेफरेंस शेयर है, तीन ही सोर्स है आपके पास। फिर नीचे बोलता है द एग्जिस्टिंग यील्ड ऑन टी बिल, ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल जो होता है वो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट है, यानी आरएफ है 8%। फिर बोलता है बीटा दिया उस प्रोजेक्ट का 1.6, और निफ्टी का जो सेंसेक्स मतलब निफ्टी इंडेक्स का जो आपका फिगर है वो एल्ड देता बता रहा है कि 14% का निफ्टी में एनएससी निफ्टी एलडी आपको मिलेगा 14% का, यानी ये क्या है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है, आरएम है। तो इससे आपको क्या पता चला, ऐसे क्या निकाल सकते हैं आप, सीएपीएम मॉडल करके कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड कर सकते हैं। आइए सबसे पहले वहीं पे क्वेश्चन नंबर 11, के ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। तो ट्रेजरी बिल का आपका रेट दिया हुआ है 8%, तो 8% प्लस बीटा, बीटा कितना दिया हुआ है आपके, बीटा है आपके 1.6, तो 1.6 आपके निफ्टी इंडेक्स के जो रिटर्न है वो 14% के हैं, है ना।
तो 14% माइनस 8%, इसको सॉल्व करके आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड कर सकते हैं अंडर सीएपीएम मॉडल। तो ये हो गया 6 मल्टीप्लाई बाई 1.6, फिर प्लस कर देंगे 8 के साथ, यानी 17.6% का आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फिर आप देखोगे तो आपको डिवेंचर होल्डर का कुछ इन्फॉर्मेशन है। देखो, डिवेंचर होल्डर के कुछ इन्फॉर्मेशन है, साथ साथ प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर के भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, यानी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस भी फाइंड करना पड़ेगा। आ जाइए, केपी। अब रिडीमेबल है कि इरिडीमेबल है, आप देखोगे तो बाजू में इशू प्राइस दिया हुआ है ना, और रिडम्पशन कब होगा तो वो भी आपके लिखे हुए हैं। कहाँ? इसी में देखिए, यहाँ पे इस तरफ में लिखा हुआ है, इसके साथ इसका मैच्योरिटी 10 साल बाद, इसका मैच्योरिटी 10 साल बाद, यानी रिडम्पशन तो है, रिडीमेबल है ये। तो कैसे फाइंड करेंगे केपी? आपका हो जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाई एन होल डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाई 2। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितने हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड आपके पास हो जाएंगे, देखिए 100 रुपए का आपका प्रेफरेंस शेयर्स है, और प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड रेट जो है वो बताता है आपका 12% कूपन रेट है ना? नहीं, डिविडेंड 15% का है, डिविडेंड 15%, तो 100 का 15% तो 15 रुपीज। रिडीमेबल वैल्यू एट पार। इशू प्राइस प्रेफरेंस का कितना? तो प्रेफरेंस का देखिएगा इशू प्राइस 96 रुपीज, तो माइनस 96, रिडम्पशन 10 ईयर के बाद होगा, डिवाइड बाई 100 प्लस 96 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 96 होल डिवाइडेड बाई 10 प्लस हो जाएगा 15, फिर होल डिवाइडेड बाई, तो आ रहा है 15.71%, 15.71%। तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस तो आ गया। अब उसी तरीके से आप डिवेंचर निकालें, ये भी रिडेमेबल डिवेंचर का है, तो के डी इक्वल्स टू आई 1 - टी प्लस आर वी माइनस एन पी होल डिवाइडेड बाई 2, सॉरी होल डिवाइडेड बाई एन, फिर आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाई 2। तो आपके इंटरेस्ट कितने हो जाएंगे? तो इंटरेस्ट देखिएगा, तो डिवेंचर्स जो है वो 100 रुपीज का फेस वैल्यू है, और डिवेंचर के ऊपर कूपन इंटरेस्ट जो है वो 12% का है, तो 12% मतलब 12 रुपीज का डिवेंचर इंटरेस्ट। वन माइनस टैक्स रेट कितना है? इस सम्स में टैक्स रेट बोलता है, कंपनी का टैक्स रेट 30% अज्यूम करने बोला है ना, तो 30%, तो 0.30 प्लस डिवेंचर का इशू प्राइस 90 है, रिडीमेबल 100 पे होगा, तो 100 माइनस 90 होल डिवाइडेड बाई, इसका रिडम्पशन भी 10 साल बाद है, डिवाइडेड बाई 100 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको भी ऐसे सॉल्व करके निकल जाएगा। तो पहले तो 100 माइनस 10, 90 का 10, 10 डिवाइडेड बाई 10 तो 1 हो गया, और यहाँ 12 का 0.7 मतलब 12 मल्टीप्लाई बाई 0.7, 8.4 प्लस 1 9.4 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 190 कर दीजिए, तो आ जाएगा 9.89%। अपने को वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करना है, वो भी बुक वैल्यू वेट पे फाइंड करना है, तो मैं पहले वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टेबल बना लेता हूँ। ये हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू। तो अपने पास क्या क्या था? अपने पास था इक्विटी, डिवेंचर और प्रेफरेंस। इक्विटी, डिवेंचर और प्रेफरेंस। बुक वैल्यू लेना है। इक्विटी कितना? 1 करोड़ 50 लाख, 90 लाख और 60 लाख। तो 1 करोड़ 50 लाख, 90 लाख और 60 लाख, इसका टोटल करूंगा तो कितना आ जाएगा? 150 प्लस 90 प्लस 60, यानी 300 लाख आ जाएगा, 300 लैक्स। वेट निकाल लो, है ना? तो 0.50, 0.30 और 0.20। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डिवेंचर और प्रेफरेंस अभी जस्ट फाइंड किए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना? कॉस्ट ऑफ इक्विटी 17.6, प्रेफरेंस 15.71, 17.6%, 15.71%, और ये 9.89%। मल्टीप्लाई करो, WACC आ जाएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा, तो 17.6 मल्टीप्लाई बाय 0.5 यानी 8.8%, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 9.89, 2.97%, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 15.71 यानी 3.14%, 8.8 प्लस 2.97 प्लस 3.14, 14.91% आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर आपने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल तो लिया, ये तो लास्ट की तरफ बोला था। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो बोला है सर, वो तो लास्ट की तरफ बोला है। इसके पहले ही तो कुछ कैलकुलेशन के लिए बोला था, आपने ये क्यों नहीं किया पहले? देखो, यहाँ पे बोला कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। एनपीवी और प्रोजेक्ट फाइंड करने के लिए आपके पास एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल होना जरूरी है। और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आप कौन सा कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेते हैं? इक्विटी का लेते हैं, डेब्ट का लेते हैं, प्रेफरेंस का लेते हैं, क्या लेते हैं?
वो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। क्लियर है? तो आप जब भी नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, एनपीवी फाइंड करेंगे, तो जो आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज़ करते हैं ना, वो आपका ओवरऑल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। इसीलिए मैंने सबसे पहले वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड किया। क्लियर? अब क्या करना है? अब जो झमेला है वो यहाँ का है और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये पर्टिकुलरली इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। ये आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर से है। बट वो इसके साथ इंक्लूड है, इसलिए मैं इसको साथ में करवा दे रहा हूँ। आसान है क्योंकि एनपीवी आप लोग तो बचपन से बोले तो मतलब आप लोग कॉलेज में भी पढ़े हुए हैं। तो उस बेसिस पे तो ये आसान ही आपको लगेगा। तो क्या बोलता है? द सेल्स वॉल्यूम ओवर 10 ईयर हैव बीन एस्टिमेटेड एज़ फॉलो। ईयर 1 का दिया हुआ है सेल, ईयर 2 का सेल्स दे दिया, 3 से 5 का मतलब ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 में सेल करूँगा मैं कितना 2,10,000 यूनिट का हर साल। ईयर 6 से लेके 8 तक में मैं हर साल 2,50,000 यूनिट सेल करूँगा। ईयर 9 से 10 तक में मैं हर साल 1,20,000 यूनिट सेल करूँगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो होगा वो ₹300 का होगा और वेरिएबल कॉस्ट जो होगा वो 60% ऑफ सेल्स होगा। तो यदि मैं सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दूँ तो क्या मिलेगा मेरे को? कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। फिक्स कॉस्ट बोलता है 40 लाख रुपया हर साल का होगा। वो माइनस कर दूँगा तो ईबीआईटी आ जाएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। बोलता है द लॉस ऑफ एनी ईयर विल बी सेट ऑफ फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ सब्सीक्वेंट ईयर। किसी ईयर में यदि लॉस आता है तो उसको सब्सीक्वेंट ईयर में ले जाओ और वहाँ जाके उसके प्रॉफिट और उसको सेट ऑफ कर लो। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा कैलकुलेशन आपको करके तब जाके आपको एनपीवी तक पहुँचना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोलता है कि कंपनी इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करे कि रिजेक्ट करे। जो वो इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा है, करे कि ना करे। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले तो कैश फ्लोज़ फाइंड करना होगा कि जितने भी साल तक ये प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें मुझे मिलेगा कितना? मेरे पास आएगा कितना? कैश इनफ्लोज़ क्या आएगा? तो आपको पहले वो कैलकुलेशन करना होगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 से 5, ईयर 6 से 8, ईयर 9 से 10 दिया ना, मुझे इतने सारे कॉलम क्रिएट करने होंगे और एक पर्टिकुलर कॉलम क्रिएट करूँगी। तभी मैं कैश फ्लोज़ में पहुँच पाऊँगा, अदरवाइज़ तो नहीं पहुँच पाऊँगा। तो मैं पहले कॉलम बना लेता हूँ, तो खतरनाक टेबल बनेगा इसका। उसके बाद जाके मैं इसको आपको डिस्कस करता हूँ। तो देखिए ऐसा एक टेबल बनेगा, कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स पर्टिकुलर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 से 5, ईयर 6 से 8 और ईयर 9 से 10 तक का दिया हुआ है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सबसे पहले आप लिखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो कि ₹300 दिया हुआ था आपके सम्स में। तो सब में 300 बैठा दो। बी में लिखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना एट द रेट 60% दिया हुआ था। तो 300 का 60% 180, 180, 180, 180 और 180। सी में क्या निकलेगा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या निकलता है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ना। तो ए माइनस बी कर लो। तो कितना बचेगा? 120, 120, 120, 120। डी में लिखोगे सेल्स यूनिट, सेल्स यूनिट कितने सेल्स यूनिट है? तो देखो पहले वाले में 70,000 फिर 98,000, 70,000, 98,000, 70,000, 98,000। इसके बाद है आपके 2,10,000, 2,50,000, 2,10,000, 2,50,000 और 1,20,000। इतने आपके यूनिट्स है। ई में हो जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? तो सी के साथ डी को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब आपका जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है वो मल्टीप्लाई बाय आपके सेल्स यूनिट के साथ। तो 70,000 इंटू 120 यानी आएगा 84 84 लाख का। 120 मल्टीप्लाई बाय 98 1176 4 टाइम्स 0 120 मल्टीप्लाई बाय 2,10,000 252 5 टाइम्स 0 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 120 3 करोड़ 120 मल्टीप्लाई बाय 1,20,000 144। अब इससे क्या लेस करेंगे? लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट देखोगे आपके फिक्स कॉस्ट सम्स में दिए हुए थे। बोलता है हर साल फिक्स कॉस्ट 40 लाख का होगा, तो हर साल से 40 लाख माइनस कर दो। तो माइनस 40 लैक्स है ना? सबसे माइनस करने के बाद जो आएगा उसको कहेंगे ईबीआईटी।
ये कहलाएगा अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इससे लेस कर दोगे आप डेप्रिसिएशन, क्योंकि फिक्स कॉस्ट में यहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं है। तो डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करेंगे? प्रोजेक्ट के कॉस्ट पे आ जाओ। देखो आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है? 2.5 करोड़ है, जिसमें से 50 लाख तो आपको बाद में मिल जाएगा, यानी वो स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दो, यानी 2 करोड़ बचा। 2 करोड़ का प्रोजेक्ट 10 साल तक चलेगा, यानी हर साल का डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? निकाल लो। हर साल का डेप्रिसिएशन आपका 20 लाख का आ जाएगा, माइनस कर दो हर वाले से 20 लाख का डेप्रिसिएशन माइनस जाएगा। ये माइनस करके जो बचेगा इसको कहेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो 24 लैक्स, 57 लाख 60,000, 2 करोड़ 12 लाख माइनस 20 लाख, 1 करोड़ 92 लैक्स, 2 करोड़ 40 लैक्स, ये हो जाएगा 84 लैक्स अर्निंग बिफोर टैक्स आएगा। अब आप इसमें से लेस कर दोगे टैक्स। टैक्स एट द रेट कितना परसेंट टैक्स है आपके? टैक्स है आपके 30%। तो टैक्स एट द रेट 30% करो, तो 24 लैक्स इंटू 30%, यानी 7,20,000। रिमेनिंग बचता है 16,80,000। फिर है 57,60,000 इंटू 30%, यानी 1728,000। बचेगा 4032,000। 1 करोड़ 92 लैक्स इंटू 30%, यानी 57,60,000। रिमेनिंग होगा 1 करोड़ 34,40,000। 2 करोड़ 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 30%, 72 लैक्स। रिमेनिंग बचता है 1 करोड़ 68 लैक्स। 84 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 30%, 25,20,000। रिमेनिंग बचेगा 588 4 टाइम्स 0। अब देखो ये आपका कैश इनफ्लो नहीं आया, इसके साथ में आपको डेप्रिसिएशन वापस से ऐड बैक करना पड़ता है। ऐड, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम होता है। ऐड बैक कर दो, तो डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे तो 20 लाख। अच्छा, इसका नाम दे दो एफ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 20 लाख, 20 लाख सब में डेप्रिसिएशन 20 लाख ऐड कर दोगे। 20 लाख का डेप्रिसिएशन सब में ऐड होगा। तो अब जो आएगा ना वो कैश फ्लो है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा? ई के साथ हम लोग ऐड जो करके निकाले वो, यानी ये फिगर दोनों को ऐड कर दो, तो 16,80,000 प्लस 20 लाख ऐड कर दोगे तो 36,80,000। देखिए कैश फ्लो आ गया, बहुत ही खतरनाक बन गया ये सॉल्यूशन, है ना। अभी ये खत्म नहीं हुआ, एक और स्टेप करूंगा, मतलब उसमें एनपीवी फाइंड हो जाएगा, तो आपका कहानी इसमें खत्म हो जाएगा। तो मैं अब उसका टेबल बना के फिर आपको समझाता हूँ। देखिए ऐसा टेबल बनेगा, अब लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर एनपीवी। एनपीवी फाइंड करेंगे। सबसे पहले ईयर 1 है। देखिए आप जैसे ईयर में यहाँ पे लिखे थे ना, वैसे यहाँ पे लिखना होगा। अच्छा मैं यहाँ से देख के लिख लेता हूँ। आपका ईयर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 से 5 है। 1 है, 2 है, 3 से 5 है, 1 है, 2 है, 3 to 5 है। इसके बाद आपका 6 to 8 है और 9 से 10 है। 6 to 8 है और 9 से 10 है। कैश फ्लो कौन सा? ये जो अभी आपके पास आया था ना, ये कैश फ्लो आपको पकड़ना है। कितना? तो 368, मतलब 36,80,000। उसके बाद 60,32,000। 1 करोड़ 54,40,000। उसके बाद 1 करोड़ 88 लैक्स। उसके बाद 788 4 टाइम। अब आपको पीवी फैक्टर कहाँ से लेना है? तो पीवी फैक्टर निकालने के लिए आपने जो ये निकाला था ना, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14.91%, मतलब 14.91% पे आपको पीवी फैक्टर फाइंड करना है। तो आप कैसे करोगे? तो देखो 1 डिवाइडेड बाई 14.91%, 14.9 ही पकड़ो, 1 डिवाइड बाय 1.149 करोगे, क्योंकि 14.9% को 0.149 कहते हैं। 1 के साथ ऐड कर दिए, इक्वल्स टू 2। तो पहला पीवी फैक्टर आएगा 0.870। फिर इक्वल्स टू दोगे तो सेकंड वाला आएगा, सेकंड वाले का पीवी फैक्टर 0.757। अब आपको थर्ड से 5 का पूरा पीवी फैक्टर ऐड होकर निकालना है। तो थर्ड वाला पीवी फैक्टर इक्वल्स टू करो और एम प्लस करो। कैलकुलेटर पे आपको कैलकुलेशन आना जरूरी है, इसको एम प्लस करो, मेमोरी में सेव हो गया वो। फिर इक्वल्स टू दो, फिर एम प्लस करो। आपका हो गया ईयर 3, ईयर 4, फिर इक्वल्स टू दो, ये ईयर 5 होगा, उसको फिर एम प्लस करो और एमआरसी कैलकुलेट करो, तो तुम्हारा वेटेड जो 3 साल का क्यूमुलेटिव पीवी है वो एक साथ आ जाएगा, तो 1.732 आ जाएगा।
ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव पीवी निकालना है। आपका ईयर 3 टू 5 जो है ना, वो क्यूमुलेटिव पीवी है। अब वैसे ही प्रोसेस आपको 6 से 8 के लिए करना पड़ेगा, तो फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। 1 डिवाइडेड बाय 1.149 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। फिफ्थ ईयर तक हम लोग तो पहुंच चुके हैं, कर चुके क्यूमुलेटिव। अब इक्वल्स टू दोगे तो सिक्स्थ ईयर का आएगा, उसको अब वापस से m प्लस करो, फिर इक्वल्स टू दो, वापस से m प्लस, सेवंथ हो गया, फिर इक्वल्स टू दो, वापस से m प्लस। अब एमआरसी क्या हो कैलकुलेट हो जाएगा, तीनों ईयर का, फिर क्यूमुलेटिव पीवी 1.142। फिर ऑन ऑफ जब कैलकुलेट होता है उसको ऑन ऑफ कर लो, कर दिए। फिर करो 1 डिवाइडेड बाई 1.149 इक्वल्स टू दो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवंथ ईयर, एट ईयर। अपने लोग 8 ईयर तो ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर इक्वल्स टू दोगे तो नाइन्थ ईयर का आएगा, m प्लस करो। फिर इक्वल्स टू दोगे तो 10th ईयर का आएगा, उसको भी m प्लस करो। उसके बाद एमआरसी करोगे तो टोटल आ जाएगा। बट अपने क्या करेंगे, मैं एक बार 10th ईयर का ना वापस से पीवी लिखूंगा, बताऊंगा क्यों लिख रहा हूँ। 0.249 ये आएगा 0.536। यहाँ तक का सब कुछ ठीक है। मैं 10th ईयर क्यों लिखा, इसी में ना वर्किंग कैपिटल आपको वापस मिलेगा, जो आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था वर्किंग कैपिटल, उसके बाद आपको स्क्रैप मिलेगा। 10th ईयर में ही आपको स्क्रैप भी मिलेगा। आपका वर्किंग कैपिटल कितना रिलीज होगा, आपने वर्किंग कैपिटल लगाया 30 लाख का स्टार्टिंग में, रिलीज भी वही होगा। और आपको कितना कैश इनफ्लो मिलेगा सेल करके, 50 लाख का मिलेगा, है ना। तो 30 लाख का आपका वर्किंग कैपिटल और 50 लाख का आपका स्क्रैप, इसीलिए मैंने ये पीवी फैक्टर आपको लिखवाया था। तो अब मल्टीप्लाई करके बाजू बाजू में बैठाते जाओ। 368 टाइम 0 मल्टीप्लाई बाय 0.870 आ जाएगा 32016000। फिर हो जाएगा 603200 मल्टीप्लाई बाय 0.757 4566224 1544 4 टाइम 0 मल्टीप्लाई बाय 1.732 26742080 188 multiply by 1.142 21469600 788 4 times 0 multiply by 0.536 4223680 30 lakh multiply by 0.249 747000 50 lakh multiply by 0.249 1245000। मैं पहले इन सब को एक बार ऐड कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ कितना आता है। मेरा टोटल आ रहा है 62195184। ये टोटल पीवी हुआ, टोटल पीवी हुआ। अब आपको इसमें से क्या क्या लेस करना पड़ता है, लेस करना पड़ता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तभी आप एनपीवी तक पहुंचोगे। आप इनिशियली कितना इन्वेस्ट करना चाहते थे, आप इन्वेस्ट करना चाहते थे 2.5 करोड़ का, तो 2.5 करोड़ इसमें से माइनस करो। यानी आ रहा है 37195,184। फिर आपने जो वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट किया था फर्स्ट में इनिशियल ईयर पे, वो भी माइनस होगा। लेस वर्किंग कैपिटल कितने का, 30 लाख का, तो 34195,184। तो ये आपका एनपीवी बचा। आप देखिए आपके पॉजिटिव एनपीवी आए और बहुत अच्छा खासा एनपीवी आया। तो कोई बोलेगा इस बजट में इन्वेस्ट ना करूं, जरूर करना होगा। इतना ज्यादा मोटा रकम आपको मिल रहा है इन्वेस्टमेंट करने के बाद, तो क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी रिकमेंडेशन क्या होगा, रिकमेंडेशन देंगे इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट ड्यू टू पॉजिटिव एनपीवी। पॉजिटिव एनपीवी है इसलिए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। देखिए और कुछ पूछा है क्या इस क्वेश्चन में, नहीं, बस इतना ही पूछा कि आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एडवाइस दीजिए। तो मेरे हिसाब से तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव एनपीवी आया। ये सबसे दमदार क्वेश्चन था, और इसके पहले भी जो मैंने क्वेश्चन करवाया जस्ट इसके पहले, वो भी बहुत दमदार क्वेश्चन था। मतलब ये दोनों दोनों ही क्वेश्चन बहुत सॉलिड क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूरी तरह से कंप्लीट और बहुत अच्छे तरीके से मैंने कवरेज किया। कोई भी ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है जो आपको कर लेना चाहिए बट आपने नहीं किया, ऐसा नहीं। मैंने सारे क्वेश्चन को कवर किया अच्छे से। इतना ही रिवीजन करने से आपका पूरा का पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल अच्छे से ग्रिप बैठ जाएगा और अच्छा मार्क्स स्कोर हो जाएगा। इसके बाहर कुछ आने वाला नहीं है, जो है यही है। तो कैसा लगा आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मजा आया, बहुत मजा आया होगा। फर्स्ट वीडियो तो फिर भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, मतलब नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन था। इस वाले वीडियो में तो बहुत ही अच्छे अच्छे एडवांस क्वेश्चन मैंने करवाए हैं।
और यहाँ आपका पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल अच्छे तरीके से कवर हो गया। मतलब बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट हो के एडवांस क्वेश्चन तक मैंने आपको पहुँचा दिया। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। आप इतना यदि अच्छे से करके जाते हैं, तो आप पक्का अच्छे से स्कोर करेंगे। कुछ छूटा नहीं है आपका कि आपको ऐसा डाउट हो गया नहीं मैं कुछ छोड़ दिया क्या? कुछ नहीं छूटा। इतना यदि आप कर लेते हो तो आपको सब कुछ कवरेज हो गया इसमें। ठीक है? तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें यदि उनको भी ज़रूरत है इस वीडियो का, क्योंकि वो लोग भी तैयारी यदि कर रहे हैं ग्रुप 2 का, तो उनको भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आ ही रहा होगा। जैसे आप फेस कर रहे हैं वैसे वो भी कर रहे होंगे। तो उनके साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी जर्नी बहुत आसान हो जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। अभी आप ज़्यादा चैप्टर आपका नहीं बचा। वर्किंग कैपिटल है और आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। इसके बाद आपका पूरा का पूरा एफएम कंप्लीट हो जाएगा। इतने सारे लेक्चर्स को आप रिवाइज़ करें क्योंकि आप एक बार देख के छोड़ दिए ऐसा मत करें, क्योंकि ये रिवीजन करके ही आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन अच्छे से आप कर पाएँगे एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।